वाओ वाटर बॉटल्स, वाओ वाटर बॉटल्स काफ़ी फैला हुआ बिजनेस है। यस, NSE BSE लिस्टेड 5000 करोड़ टोटल फ्रॉड कंपनी। हाँ, वो भी आ जाएगा। चलो बच्चों, गुड आफ्टरनून। अगर आपको याद हो तो हम लोग फास्ट ट्रैक देख रहे हैं। फास्ट ट्रैक के अंदर में लगभग आज पीजीबीपी के मेन सेक्शंस तो हम लोग सारे खत्म कर देंगे। पीजीबीपी पिछले 4 दिनों से हम लोग पढ़े जा रहे हैं। 4 दिनों से पीजीबीपी के क्वेश्चंस एज वेल एज प्रोविजंस पढ़े जा रहे हैं। एक्सपेक्टेड आपसे बस इतना ही है कि आप शायद घर के अंदर में रिवाइज कर रहे हो, क्योंकि ये बहुत 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 ज्यादा जरूरी है। यस, तो चलिए क्यों ना एक बार सेक्शन को रिवाइज कर ले आप सभी के साथ, ये देखने के लिए कि आपने जो पढ़ा है वो आपको कुछ याद भी है या नहीं। तो क्या आप मेरा साथ देंगे? देंगे कि नहीं देंगे? ये हुई ना बात। चल मेरा बच्चा, सबसे पहले देखो 213 बिजनेस डिफाइन कर रहा था, 236 प्रोफेशन डिफाइन कर रहा था। बिजनेस इंक्लूड ट्रेड, प्रोफेशन, मैन्युफैक्चर। प्रोफेशन इंक्लूड्स वोकेशन। 211 ब्लॉक डिसाइड कर रहा था। इस धरती पे कितने ब्लॉक है मालिक? 4। कौन कौन से? पहला था बिल्डिंग। अच्छा, अब इतनी दूर आए हो तो रेट भी बोल दो बिल्डिंग का। दूसरा था प्लांट एंड मशीनरी, कितना बेटा? 15%। तीसरा था फर्नीचर, कितना परसेंट बेटा? 10%। और चौथा था इंटेंजिबल, कितना था? 25%। गुडविल पे मिलता? ठीक है जी। इसके बाद हमने सेक्शन 28 पढ़ा था, दैट इज चार्जिंग सेक्शन। क्या तुम्हें याद है? यस, चार्जिंग सेक्शन। चार्जिंग सेक्शन के अंदर में हम लोगों ने देखा था, बोलो ना बेटा, चार्जिंग सेक्शन में एक लिस्ट देखी थी कि कौन कौन सी इनकम पीजीबीपी में टैक्सेबल है। फिर हम लोगों ने मेरा बच्चा 30 देखा था, एक्सपेंसेस ऑन, और जिसको याद नहीं आ रहा वो जाके अपनी रेंट रेट्स ऑन बिल्डिंग, यस और नो? अच्छा जी। 31 एक्सपेंसेस ऑन प्लांट एंड मशीनरी एंड फर्नीचर। यस, जितना भी आपने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इनकर किया है अलाउड एज रिडक्शन, कैपिटल एक्सपेंडिचर का रिडक्शन भी हटनार नहीं। सेक्शन 32 टॉक्स अबाउट डेप्रीसिएशन। असेसी मस्ट बी, ओनर इंक्लूड्स, asset must be put to use. Put to use include in the year of acquisition, more than 180 days, less than 180 days, क्लियर है? अच्छा, जब डेप्रीसिएशन की बात निकली है तो 32(1)(1) की बात भी बता दीजिए। पावर जनरेटिंग यूनिट। टेंजिबल एसेट्स के लिए क्या है? ऑप्शन। कौन से 2 ऑप्शन थे? SLM, WDV। लेकिन उसके लिए सिर्फ वो है, इंटेंजिबल्स के लिए सिर्फ WDV है। जब भी एसेट सेल करेंगे, लॉस आया टर्मिनल डेप्रिसिएशन अलाउड एज रिडक्शन, प्रॉफिट आया अप टू द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन क्लेम पीजीबीपी ओवर एंड अबाव कैपिटल गेन। क्लियर है मालिक? 32(1)(2)(a) एडिशनल डेप्रिसिएशन। असेसी मस्ट बी एंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग और पावर जनरेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रांसमिशन। सीबीडीटी ने कहा प्रिंटिंग एंड पब्लिकेशन। क्या एक्वायर करता है? न्यू प्लांट एंड मशीनरी में सेकेंड हैंड नहीं आएगा, ऑफिस में इंस्टॉल वाला नहीं आएगा, ट्रांसपोर्ट व्हीकल नहीं आएगा, होल कॉस्ट अलाउड एज डिडक्शन वाला नहीं आएगा। याद आ रहा है मेरा बच्चा? असेट इस तारीख के बाद एक्वायर करना है। बहुत अच्छे लय में हो तुम, बहुत अच्छे डीप में हो, बिंदास जवाब देते जाओ, तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तुम बहुत अच्छे जा रहे हो। यस, जितने बच्चे ऑनलाइन है आप जवाब देते जाओ, प्लीज ऐसे मत रहो, फटाफट आप कमेंट करते जाओ, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। यस मेरा बच्चा बोल, ये असेट इतने तारीख के बाद परचेज करना है 2005, तो एडिशनल डेप्रिसिएशन का रेट है 180 दिन से कम यूज किया एंड बैलेंस 10% इन। एक नंबर मेरा बच्चा। 32(2) की बात चल रही है। अनएब्सॉर्ब डेप्रीसिएशन किसी भी हेड के साथ सेट ऑफ हो सकता है एक्सेप्ट, इसके लिए रिटर्न भरने की जरूरत। कितने ईयर के लिए कैरी फॉरवर्ड हो सकता है? पहले करंट ईयर डेप्रीसिएशन, ब्रॉट फॉरवर्ड लॉस, फिर अनएब्सॉर्ब डेप्रीसिएशन। हो फिर हम लोगों ने पढ़ा ए लाला, फिर हम लोगों ने पढ़ा 43(6) परफेक्ट WDV, ओपनिंग WDV प्लस एक्चुअल कॉस्ट लेस सेल डिस्कार्डेड डिमोलिश क्लोजिंग WDV। एक्चुअल कॉस्ट लिखा था सेक्शन 43(1), एक्चुअल कॉस्ट लिखा था सेक्शन 43। यस, अच्छा जी। इसके बाद हमने पढ़ा था सेक्शन 50
50 होल ब्लॉक सोल्ड, पार्ट ऑफ द ब्लॉक सोल्ड, होल ब्लॉक सोल्ड करने पे लॉस आया तो इस लॉस को, और गेन आया तो इस गेन को। क्लियर है? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस, उधर भी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस। लेकिन अगर ब्लॉक में वैल्यू है, ब्लॉक में एसेट है, तो क्या हम डेप्रिसिएशन क्लेम कर पाएंगे? असेट में वैल्यू भी है, ब्लॉक में वैल्यू भी है और ब्लॉक में असेट भी है, क्या डेप्रिसिएशन क्लेम कर पाएंगे? इसके बाद हम लोगों ने बात करी थी, सुन रहे हो ना तुम, सेक्शन 36 अदर डिडक्शंस। क्या इसमें बेड डेप्स अलाउड है? इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट पूछ रहा हूं, क्या बेड डेप्स अलाउड इज डिडक्शन? बेड डेप्स अलाउड इज डिडक्शन? प्रोविजन टू बेड डेप्स? नो, नॉट अलाउड इज डिडक्शन। बेड डेप्स रिकवर्ड ट्रीटेड एज इनकम? बेड डेप्स टू सक्सेसर अलाउड और नॉट अलाउड? अलाउड है। बिजनेस बंद हो चुका है, बेड डेप्स क्लेम कर सकते नहीं, याद आ रहा है? इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, इंटरेस्ट अप टिल द डेट असेट इज पुट टू यूज, अलाउड और डिसअलाउड? अप टू द डेट असेट इज पुट टू यूज, अलाउड और डिसअलाउड? डिसअलाउड। वो कहां जाएगा? कॉस्ट। क्लियर है? आफ्टर द डेट पुट टू यूज, अलाउड? यस और नो? चलो जी, इसके बाद हमने पढ़ा था सेक्शन 37। वो ये सेक्शन 37, कोई भी खर्चे का डिडक्शन लेना है, 5 कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ेगी। चल मेरा बच्चा, वेरी गुड। जितने बच्चे ऑनलाइन कमेंट कर रहे हैं, आप सबकी विजय होगी। आगे बढ़िए, बोलो बेटा जल्दी से। असेट, इट शुड नॉट बी पर्सनल एक्सपेंडिचर, इट शुड नॉट बी कैपिटल एक्सपेंडिचर, नॉट कवर्ड अंडर, इट शुड बी रियल एक्सपेंसेस इनकर्ड होली एंड एक्सक्लूसिवली फॉर बिजनेस। याद आ रहा है ना तुमको? हाँ ठीक है। CSR एक्सपेंडिचर अलाउड नहीं है। पॉलिटिकल पार्टी, याद आ रहा है ना तुमको मालिक? अच्छा, मैंने दूसरी कंट्री में जाकर के वहां पे कोई लॉ तोड़ा, उसका खर्चा डिडक्शन अब मिलता। मैंने जिसको गिफ्ट बेनिफिट परक्विजिट प्रोवाइड किया, लेकिन उसके कोड ऑफ कंडक्ट के हिसाब से ये अलाउड नहीं, वो भी यस। कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस भी, याद आ रहा ना तुमको? यस। अगर मैंने किसी को वैल्यू ऑफ गिफ्ट एनी बेनिफिट परक्विजिट प्रोवाइड किया है, तो क्या मैं उसका वो काटूंगा? कौन से सेक्शन में काटूंगा? 194R। अगर वैल्यू ऑफ एनी बेनिफिट परक्विजिट अराइजिंग एक्सीड, तो TDS विल बी एट द रेट ऑफ, एक नंबर मेरा लाला, 38। जल्दी 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 बोलो बोलो बोलो। पार्टली बिजनेस, पार्टली पर्सनल। पर्सनल वाला अलाउड, बिजनेस वाला अलाउड। 40A पेमेंट विदाउट TDS, याद आ रहा है ना? नॉन रेसिडेंट को पेमेंट किया, TDS डिडक्ट नहीं किया, डिसअलाउंस इज इक्वल टू। रेसिडेंट को पे किया, TDS डिडक्ट नहीं किया, डिसअलाउंस इज इक्वल टू। इक्वलाइजेशन लेवी डिडक्ट नहीं किया, यस। इनकम टैक्स पेड, वेल्थ टैक्स पेड, सरचार्ज, सेस। अमेंडमेंट याद है क्या? पेमेंट टू इंडियन रेलवेज फॉर यूज ऑफ इट्स असेट, अलाउ। रिटर्न भरने से पहले पे किया तो याद होगा 43B, सर्टन पेमेंट आर अलाउड ओनली इफ इट इज पेड बिफोर फाइलिंग ROI। क्या तुझे याद है? इसमें आता था बोनस, टैक्स ऑन नॉन मॉनेटरी परक्विजिट मेड टू एम्प्लॉयर, अलाउड नहीं है। याद होगा तो इसमें 2 चीज याद हुई थी। बताइए, मैंने इंटरेस्ट को लोन में कन्वर्ट कर दिया, क्या ये इंटरेस्ट पेड माना जाएगा? इंटरेस्ट को डिबेंचर में कन्वर्ट कर दिया, क्या ये इंटरेस्ट पेड माना जाएगा? अमेंडमेंट भाऊ, याद आ रहा है क्या भाऊ? भाऊ 35D प्रिलिमिनरी एक्सपेंडिचर। इतना अच्छा लग रहा है, तुम लोग रिप्लाई कर रहे हो, मेरे को आज मजा आ रहा है, ईमानदारी से बोल रहा है। आई एम रियली प्राउड ऑफ यू, तुम लोग रिप्लाई कर रहे हो। अच्छा, प्रिलिमिनरी एक्सपेंडिचर का डिडक्शन नॉन रेसिडेंट लेने आया है, बोलो दोगे क्या? नहीं दोगे। अच्छा, प्रिलिमिनरी एक्सपेंडिचर का डिडक्शन मिलता है ऑन 1/5 ऑफ, हायर ऑफ, लोअर ऑफ, हायर ऑफ, लोअर ऑफ, लोअर ऑफ, हायर ऑफ, लोअर ऑफ। पहला एक्चुअल, दूसरा मैक्सिमम लिमिट, मैक्सिमम लिमिट इज हायर ऑफ 5% of cost of project, 5% of capital employed. In case of company, other than company, 5% of cost of project. आहो। अच्छा जी, इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था 35 दीदी। दीदी का क्या होगा बेटा? 1/5 बेसिस,
ये खर्चा हर एसएससी को मिलता है कि सिर्फ इंडियन कंपनीज को मिलता है? बहुत बढ़िया। दद्दा वीआरएस ले ले, कितने बेसिस पे? 1/5। क्या कोई भी एसएससी को मिलेगा? हाँ या हाँ? सीसीए रूरल डेवलपमेंट 100% अलाउड एज डिडक्शन। ची 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 स्किल डेवलपमेंट, फेंक के मारूंगा। स्किल कहां डेवलप होंगे जाके? तो ये क्या होगा? एग्रीकल्चर एक्सटेंशन प्रोजेक्ट। कितना 100% अलाउड एज डिडक्शन? 35 सीसीडी स्किल डेवलपमेंट का डिडक्शन हर एक को मिलता है या सिर्फ कंपनी को मिलता? ओनली कंपनी। लैंड एंड बिल्डिंग का डिडक्शन भी अटनार। याद आ रहा है मालिक? और भी कुछ पढ़ा था। 35 एडी स्पेसिफाइड बिजनेस। बिजनेस कोई भी हो, कैपिटल एक्सपेंडिचर या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की बात कर रहे हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर में 3 खर्चे नहीं आते, लैंड, गुडविल, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। प्रीवियस ईयर के खर्चे अलाउड है? बिजनेस चालू होने के पहले खर्चे अलाउड है? बुक्स में कैपिटलाइज कर दिया तो मिल जाएगा। करंट ईयर के खर्चे मिलेंगे। होटल मैंने बनाई, चलाने किसी और को दे दी, डिडक्शन मिलेगा। जो असेट होल्ड किया वो कितने साल के लिए होल्ड करना है? 8 साल से पहले कभी भी सेल कर दिया तो एक्चुअल कॉस्ट लेस नोशनल डेप्रिसिएशन पीजीबीपी माना जाएगा क्या? अरे हाँ। अच्छा मुझे एक और बात बताइएगा साहब, इसमें जो प्लांट एंड मशीनरी लेनी है वो न्यू प्लांट एंड मशीनरी चाहिए? वो न्यू प्लांट एंड मशीनरी चाहिए, लेकिन फॉरेन से सेकंड हैंड इंपोर्ट करेंगे, चलेगा क्या? सेकंड हैंड अगर 20% से ऊपर नहीं जा रही तो चलेगा क्या? ओ भाई साहब एक नंबर। इसके बाद हम लोगों ने बात करी थी, क्या स्पेसिफाइड बिजनेस से आने वाला लॉस सिर्फ स्पेसिफाइड बिजनेस से ही सेट ऑफ होगा? कितने साल तक कैरी फॉरवर्ड हो सकता है? क्या इस लॉस को कैरी फॉरवर्ड करने के लिए रिटर्न टाइम पे भरना जरूरी है? बहुत बढ़िया, चलो एक नंबर काम हो गया बेटा। एडी खत्म। इसके बाद 43 सीए पढ़ा है क्या? नहीं पढ़ा। डर गए थे ना तुम? फटी ना, तेरी भी फटी ना। और 48 पेमेंट टू रिलेटिव। हम दो, हमारे दो, दोनों भी रिलेटिव। एक्सेस पेमेंट डिसअलाउ, होल्ड पेमेंट डिसअलाउ। जियो मेरे लाल 1 2 3 कैश पेमेंट, एनी पेमेंट मेड। चलो मंत्र गाएंगे हम लोग सब, आंखें बंद कर लीजिए, स्वयं जोर से एक बार सांस लें। एनी पेमेंट मेड टू अ पर्सन इन अ डे फॉर अ सिंगल बिल एक्सीडिंग रुपीज, जीटीए के केस में otherwise than by account, pay, check, draft, ECS, the whole of such expenditure is disallowed। आओ, अरे आओ। लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शन है जो वहां दिए, रूल 6D। अच्छा ये अदर इलेक्ट्रॉनिक मोड कहां लिखा है? अब्बा हाय अल्लाह, जल्दी बताइए। ABBA IMPS चलेगा? RTGS चलेगा? NEFT चलेगा? डेबिट कार्ड चलेगा? क्रेडिट कार्ड चलेगा? चल भाई एक नंबर। इसके बाद हमने पढ़ा था 40A7, क्या तुम्हें याद है? ग्रेचुटी कौन सी वाली, अप्रूव्ड या अनअप्रूव्ड? अलाउ या डिसअलाउ? अरे अलाउ या डिसअलाउ? डिसअलाउ। 40A9 अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, ना इसका प्रोविजन अलाउड ना इसका पेमेंट अलाउड। आहो। और भी कुछ पढ़ा था। सब खत्म, सब खत्म। तो पीजीबीपी में सिर्फ 16 सेक्शन पढ़ने थे बेटे। कितने? 16। 5 10 15 20 25 30 सेक्शन से आगे तो हम आ गए। समझ रहे हो? दैट्स हाउ योर इंस्टीट्यूट वर्क्स। यस, बढ़ते हैं आज आगे। आज हमें 35 की सीरीज उठानी है। आज 35 की सीरीज है, फिर 44AA वाली सीरीज है, राइट? आज हमें ये सब उठाना है। तो सबसे पहली चीज मैं आता हूं धारा 35 पे, सेक्शन 35। मार्क इट एज इंपॉर्टेंट। सेक्शन को याद रखना बहुत जरूरी है। सेक्शन टॉक्स अबाउट साइंटिफिक रिसर्च। सुन रहे हो ना तुम? ए नी से सी कैसे बेटा?
एनी एसएससी, तो कोई भी एसएससी इस सेक्शन का बेनिफिट ले सकता है, कोई भी एसएससी सेक्शन का बेनिफिट। आज का लेक्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इस लेक्चर में बिल्कुल भी इधर उधर उच्चा उच्ची कुछ नहीं करने का। यस राइट, कोई टेडी पे ध्यान नहीं देगा, याद रखना। हाँ चलिए, आज पारंपरिक टेडी डे है। टेडी डे पे, यस, टेडी डे पे सब लड़कों के तरफ से, इनफैक्ट लड़कियों के तरफ से भी एक कॉमन शायरी है, जरा दाद दीजिएगा। कि हम तेरे टेडी तो नहीं, ध्यान से सुनना, हम तेरे टेडी तो नहीं पर टेडी से कम भी नहीं। हम तेरे डैडी तो नहीं पर हम डैडी से कम भी नहीं। जिसको नहीं समझा कोई बात नहीं, वापस सुनिएगा। हम तेरे टेडी तो नहीं, टेडी से कम भी नहीं। हम तेरे डैडी तो नहीं पर डैडी से कम भी नहीं। होंगे तेरे जिंदगी में हजारों, हमसा वहां कोई नहीं, ये हमें नहीं। मैं लास्ट लाइन बोल रहा हूं। होंगे तेरे जिंदगी में हजारों पर हमसा वहां यकीनन कोई नहीं। सो हम तेरे डैडी तो नहीं पर हम डैडी से कम नहीं। हम तेरे डैडी तो नहीं पर डैडी से कम नहीं। होंगे तेरे जिंदगी में हजारों पर हमसा यकीनन वहां कोई नहीं। तो ये कॉमन था भैया दोनों की तरफ से। हैप्पी टेडी डे टू ऑल ऑफ यू। यस, भगवान तुम्हारे जिंदगी में एक गद्दीदार टेडी जरूर लाए। यस, यहां पे एक बच्चा लिख रहा है सर बिग डैडी। हाँ वो तो कसीनो है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। सो साइंटिफिक रिसर्च, अब मेरी बात सुनिए साहब, इधर सुनिए, आज का लेक्चर इंपॉर्टेंट है, जरा ध्यान से सुनो। साइंटिफिक रिसर्च, देखिए साइंटिफिक रिसर्च दो तरीके से हो सकती है मेरे भाई। एक इन हाउस रिसर्च, घर के घर में इन हाउस रिसर्च। इन हाउस रिसर्च मतलब क्या? रिसर्च डन इन द कंपनी इटसेल्फ। जैसे सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया अगर रिसर्च नहीं करती तो कोविड वैक्सीन नहीं बन पाती। तो उन्होंने क्या किया, खर्चा किया और एक वैक्सीनेशन डेवलप की। तो उन्होंने जो खर्चा किया दैट्स एन इन हाउस रिसर्च। इन हाउस रिसर्च तभी डिडक्शन मिलेगा जब उसका आपके बिजनेस से कोई नेक्सस होगा। नेक्सस मतलब रिलेशन, कनेक्शन होना जरूरी है। यस, सो आपके बिजनेस से अगर कोई कनेक्शन है तो आपको इन हाउस रिसर्च का डिडक्शन मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। इन हाउस रिसर्च का कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, काय म्हणतो मी, कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दो तरीके के खर्चे हो सकते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर एक्सक्लूड लैंड, लैंड का छोड़ करके हर तरीके का डिडक्शन अलाउड है। सर कितना परसेंट? 100%। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 100% अलाउड। तो आपने अपनी कंपनी के लिए कोई भी साइंटिफिक रिसर्च किया, साइंटिफिक रिसर्च के ऊपर जितना भी एक्सपेंसेस किया, ये अलाउड एज डिडक्शन। यस, ओके। सो इन हाउस रिसर्च जब भी कंपनी के अंदर में की जा रही है, कैपिटल एक्सपेंडिचर अलाउड एज डिडक्शन, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी अलाउड है। कैपिटल एक्सपेंडिचर में सिर्फ एक खर्चा नहीं चलेगा, वो काय का है बेटा? लैंड। लैंड का छोड़ करके हर एक खर्चा का डिडक्शन मिल जाएगा। दूसरी चीज, एक और बात बताइए, राइट, प्रायर टू कमेंसमेंट एक्सपेंसेस, प्रायर टू स्टार्टअप एक्सपेंसेस या प्री कमेंसमेंट एक्सपेंसेस, क्या प्री कमेंसमेंट एक्सपेंसेस भी अलाउड है? जी हां, बिल्कुल अलाउड है। इन द ईयर ऑफ कमेंसमेंट, इन द ईयर ऑफ कमेंसमेंट, मैक्स अप टू 3 प्रीवियस ईयर। तो बिजनेस चालू होने से पहले भी आपने कोई अगर खर्चे किए होंगे तो वो खर्चे भी अलाउड एज डिडक्शन है, मैक्सिमम 3 प्रीवियस ईयर के। वो भी आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या करेंगे? कैपिटलाइज करेंगे। इसको भी चार्टर्ड अकाउंटेंट से सर्टिफाई करवाना पड़ता है कि ये जेन्युइन एक्सपेंसेस है। यस, प्रीवियस ईयर के जो भी खर्चे हुए होंगे ये भी सब क्या हो जाएंगे बेटा? अलाउड। सो करंट ईयर में कोई खर्चा किया, अलाउड। बिजनेस चालू होने से पहले कोई खर्चा किया, वो भी अलाउड। मैक्सिमम अप टू 3 प्रीवियस ईयर, मैक्सिमम अप टू 3 प्रीवियस ईयर। यस, बच्चा कह रहा है सर
आप एक स्टैंड अप कॉमेडी का भी स्टार्ट कर दो। नहीं यार, बहुत बहुत परेशान हो गया अब इनकम कमा के। क्या यार, आजा मेरा बच्चा, चल। सो साइंटिफिक रिसर्च एक्सपेंडिचर, कोई भी ऐसा डिडक्शन ले सकता है। आपका इन हाउस रिसर्च एक्सपेंडिचर हो सकता है, कैपिटल चलेगा, रेवेन्यू चलेगा। कैपिटल एक्सपेंडिचर में लैंड छोड़ के सब खर्चा चलेगा। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 100% अलाउड। बिजनेस चालू होने से पहले 3 साल के खर्चे भी अलाउड है। बिजनेस चालू होने के बाद प्रीवियस ईयर का खर्चा भी अलाउड है। बोलो हाँ या हाँ, ठीक है। देख बेटा, या तो खुद कर, तुझसे नहीं होता तो डोनेट कर। बात सिंपल है, या तो तेरे काम आए या किसी और के काम आए। किसी के तो काम आए, किसी घर पे खुशी आए, अच्छी बात है ना। सो अरे रिसर्च से नई दवाइयां बनेगी, खुशी आएगी, और क्या। यस, सो डोनेशन टू अदर्स, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा डीप लेके जा रहा हूं, पेन रोक लेना और से पहले सुनना। डोनेशन टू अदर्स, अब ये थे आपके विज्जू। कौन थे ये आपके विज्जू? ने क्या किया, अप्रूव्ड एसोसिएशन को डोनेशन दिया। अप्रूव्ड एसोसिएशन को डोनेशन दिया 5 लाख रुपीस का। विजय सर को डिडक्शन मिलेगा क्या? विजय सर के लिए खर्चा या इनकम? विजय के लिए खर्चा या इनकम? खर्चा है। क्या विजय सर को डिडक्शन मिलेगा? डिपेंड्स। अगर विजय सर का बिजनेस है तब तो विजय सेक्शन 35 के अंदर में डिडक्शन ले लेगा। डोंट यू थिंक सो? डोंट यू थिंक सो? अगर विजय का बिजनेस नहीं है, अगर विजय का बिजनेस नहीं है और वो साइंटिफिक रिसर्च को डोनेशन देता है, बताइए अब डिडक्शन मिलेगा क्या? ऐसा जोड़ के पढ़ाऊंगा, मजा आएगा। आप बोलेंगे रोमांसिंग द टैक्सेशन। आ जाओ जल्दी से बताओ। सपोज मेरा बिजनेस है, तब तो आपने सेक्शन 35 में डिडक्शन ले लिया, से यस। अब मेरा अगर बिजनेस है ही नहीं, फिर भी क्या डिडक्शन मिलेगा क्या? बोलो कौन से सेक्शन में? 80 जी। परफेक्टली रॉन्ग। पार्शियली करेक्ट भी बोल सकता हूं मैं, टू सम एक्सटेंट। 80 GGA, 80 GGA एज वेल एज फॉर अप्रूव्ड एसोसिएशन, टू सम अप्रूव्ड एसोसिएशन 80G, प्राइमरीली 80 GGA। यस। तो बात उन दिनों की है जब हम डिडक्शन देखते हैं। आप अपने बुक में 1 मिनट के लिए डिडक्शन देखिए। 1 मिनट, बुक आप अपनी बुक में डिडक्शन का चैप्टर ओपन कीजिए। पेज नंबर नीचे लिखा होता है। एवरीवन, पेज नंबर 11.3। एवरीवन प्लीज कम टू 11.3। 11.3 में देखिए, कंट्रीब्यूशन टू साइंटिफिक रिसर्च एसोसिएशन वर्ड लिखा हुआ है, दिख रहा है? सो अगर आपका बिजनेस है, यू विल क्लेम डिडक्शन अंडर सेक्शन 35। अगर आपका बिजनेस नहीं है, अगर आपका बिजनेस नहीं है, यू विल क्लेम डिडक्शन अंडर 80 GGA प्राइमरीली। अगर जिसको दे रहे हो वो 80G के अंदर रजिस्टर्ड है तो आप क्लेम करेंगे 80G। सर जो अप्रूव्ड एसोसिएशन को डोनेशन दे रहे हैं, इनकी इनकम का क्या होगा? क्या इनके लिए इनकम है? यस। लेकिन ये इनकम क्या होती है बेटा? एग्जम्प्ट होती है अंडर सेक्शन 11 एंड 12। और ये आप मेरे साथ पढ़ेंगे CA फाइनल में, CMA फाइनल में। और ये आप मेरे साथ पढ़ेंगे CA फाइनल, CMA फाइनल। वहां मैं आपको एक पूरा चैप्टर पढ़ाऊंगा, चैरिटेबल ट्रस्ट, वहां का वर्ड है। समझ में आ रही बात? ये क्रीप एकदम सिंपल एनालिसिस है। तो सेक्शन 35 में डिडक्शन वही क्लेम करेगा साइंटिफिक रिसर्च का, दोज हु आर एंगेज्ड इन बिजनेस। सपोज यू आर नॉट एंगेज्ड इन बिजनेस, सैलरीड एम्प्लॉयड हो, पर साइंटिफिक रिसर्च के लिए आपको डोनेशन करने की इच्छा है, तो ऐसे केस में आप 80G या 80 GGA के अंदर में बेनिफिट लोगे। समझ में आ रही है बात? मजा आया एनालिसिस में? तो लो बनाओ जल्दी से। सब डन?
डन है सर? अच्छा, डोनेशन टू अदर्स। अब देखिए एक टाइम था जब हम अदर्स को डोनेशन देते थे, तो हमारा जो डिडक्शन हुआ करता था ना बेटा, ये किसी केस में 100 था, किसी केस में 125 था, किसी केस में 150 था, अलग अलग टाइम पे। पर अब इन सब चीज़ों को क्या कर दिया गया है, स्ट्रीमलाइन कर दिया गया है, और इन सब चीज़ों का डोनेशन का डिडक्शन अब कितना ला लिया गया है, 100%। सो अगर आप नेशनल लेबोरेटरी या IIT को देते हैं कितना परसेंट बेटा, 100%। कंपनी को देते हैं हैविंग मेन ऑब्जेक्ट एज रिसर्च, कंपनी को देते हैं जिसका मेन ऑब्जेक्ट ही रिसर्च करना है, 100%। सोशल स्टैटिस्टिकल रिसर्च 100%। इसके अलावा कोई अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी है, इनको देते हो कितना परसेंट, 100%। Is this done? चलिए, सो साइंटिफिक रिसर्च एक्सपेंडिचर इन हाउस रिसर्च हो सकता है, डोनेशन टू अदर हो सकता है, इन हाउस हो सकता है, डोनेशन टू अदर हो सकता है, यस और नो, राइट। दूसरी बात, इन हाउस है, लैंड का नहीं मिलेगा, बाकी सब खर्चों का मिल जाएगा। डोनेशन टू अदर से 100% डिडक्शन मिल जाएगा। 35 में हो एवरीबॉडी, 35 में हो मतलब आपका बिजनेस एक्सपेंडिचर है। अगर आपका बिजनेस नहीं है तो फिर कहां जाना, ये भी आपको क्लियर हो गया। क्लियर है मालिक? अच्छा चलिए, सपोज कर लीजिए मैंने जिसको डोनेशन दिया वो अब अप्रूव्ड नहीं रहा, अब उसका अप्रूवल विड्रॉ कर लिया गया है। बताइए क्या मुझे बेनिफिट मिलेगा? यस। मैंने जिस टाइम पे डोनेशन दिया उस टाइम पे उसका अप्रूव्ड होना जरूरी है। इसके बाद उसके साथ क्या हुआ, ध्यान से सुनिए, इसके बाद उसके साथ क्या हुआ, इससे मेरा कोई लेन देन नहीं है। क्लियर है? सो डिडक्शन इज अवेलेबल even if approval is withdrawn later on। आपको डिडक्शन मिलना चाहिए, बाद में भले ही अप्रूवल विड्रॉ हो गया। यस और नो? चलिए इधर आओ, सेक्शन 35 पे मेरे साथ सभी लोग आएंगे, पेज नंबर 8.6, पेज नंबर 8.6। अच्छा सुनो सुनो सुनो, एक और पॉइंट सुनो बेटा, अब ध्यान से सुनिए। होता क्या था, जब विज्जू, ये जो आपके प्यारे विज्जू सर है, विज्जू सर जब किसी भी ट्रस्ट को डोनेशन देते थे, क्या करते थे, डोनेशन देते थे। इट वॉज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ट्रस्ट टू प्रोवाइड सर्टिफिकेट, इट वॉज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ट्रस्ट टू प्रोवाइड द सर्टिफिकेट कि भैया आपने डोनेशन दिया है। एट द सेम टाइम ट्रस्ट वॉज हैविंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सबमिट स्टेटमेंट। ट्रस्ट को स्टेटमेंट देना पड़ता था गवर्नमेंट को कि भैया कितने लोगों से मेरे को डोनेशन आया है। सो देयर वर प्राइमरीली टू रिस्पॉन्सिबिलिटी विच हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड बाय फाइनेंस एक्ट 2021। फाइनेंस एक्ट 2021 ने कहा कि अगर विज्जू ने डोनेशन दिया तो विज्जू को सर्टिफिकेट दो कि भैया तेरे को डोनेशन आया है, एंड जिस ट्रस्ट को डोनेशन मिला है वो गवर्नमेंट को सबमिट करती थी कि भैया साल भर में इतने लोगों से डोनेशन मिला है। अभी फाइनेंस एक्ट 2021 की बात, अमेंडमेंट फाइनेंस एक्ट 2022 ने क्या कहा, फाइनेंस एक्ट 2022 ने क्या कहा, फाइनेंस एक्ट 2022 ने कहा इफ दिस स्टेटमेंट इज नॉट सबमिटेड, नो डिडक्शन टू द पेयर। मतलब कौन?
विज्जू। तो अगर ट्रस्ट ने ये नहीं किया तो विज्जू को डिडक्शन नहीं मिलेगा। तो अब उनकी मजबूरी हो गई कि अगर सामने वाले को सर्टिफिकेट देना है तो उनको क्या करना है, स्टेटमेंट सबमिट करना है। अब देखिए यहां पे किस तरीके से क्या किया जाएगा, आपको इस अमेंडमेंट को पूछा जा सकता है। आपको पीएनएल के अंदर में डोनेशन टू साइंटिफिक रिसर्च लिखा जाएगा, नीचे क्या किया जाएगा, नोट लिखी जाएगी। नीचे नोट लिख करके देंगे कि भैया डोनेशन टू अप्रूव्ड एसोसिएशन, डोनेशन टू अप्रूव्ड एसोसिएशन हैज बीन मेड, हाउएवर सच एसोसिएशन फेल्ड टू फाइल द स्टेटमेंट विद इन द प्रिस्क्राइब टाइम। आपको क्या करना है, जितना अमाउंट है उसको लेना और ऐड बैक करना। समझ में आ रही है बात? इस तरीके से इस अमेंडमेंट को विचारा जा सकता है। क्लियर? आहो लिख लिया बच्चा सबने? ये अमेंडमेंट है इस सेक्शन का। डन भाऊ? भाऊ डन? चलो हाँ मेरा बच्चा। भाऊ डन? कभी तो हाँ बोलो। चलो इधर आओ। सेक्शन नंबर 35 ऑन योर पेजेस 6। इन हाउस रिसर्च रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 100% अलाउड, कैपिटल एक्सपेंडिचर डज नॉट इंक्लूड कॉस्ट ऑफ लैंड 100% अलाउड, करंट ईयर एक्सपेंडिचर अलाउड, प्रीवियस ईयर मतलब 3 प्रीवियस ईयर के खर्चे अलाउड है। रिसर्च नेशनल लेबोरेटरी आईआईटी 100%, अप्रूव्ड एसोसिएशन 100%, सोशल स्टैटिस्टिकल 100%, ऐसी कंपनी जिसका ऑब्जेक्टिव रिसर्च देना है 100%। यस, डिडक्शन कैन नॉट बी डिनाइड इवन इफ द अप्रूवल इज विड्रॉन। नो डेप्रिसिएशन ऑन द एसेट ऑन विच डेप्रिसिएशन इज क्लेम्ड। तो अगर कोई एसेट है जिस पे आपने क्या किया है बेटा, डेप्रिसिएशन क्लेम हो सकता नहीं इफ यू हैव क्लेम द डिडक्शन अंडर 35। With retrospective effect from 2021, the deduction claimed by donor with respect to donation given to any research association shall be disallowed unless such research association file the statement for donation. Backdated amendment है, retrospective amendment है। समझ में आ रही बात? अच्छा जी सर डन। आइए क्वेश्चनर में चलती है, तुरंत चलो क्वेश्चनर में। प्रॉब्लम नंबर 8। प्रॉब्लम नंबर 8, ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जा चुका है, ये क्वेश्चन आपके करंट मॉड्यूल के अंदर में भी है, ये क्वेश्चन आपके क्वेश्चनर में भी है, ये मेरे रेगुलर बुक में भी है। A furnishes you the following particulars, compute the deduction allowable under section 35। सेक्शन ने क्लियर कट सीधी बात कही, कोई आजू बाजू की बात नहीं करी, सीधा बात पूछा 35 का डिडक्शन क्लेम करो। दिया है अमाउंट दी है। एक मिनट, फॉर्मेट कैसे निकालोगे? व्हाट विल बी द फॉर्मेट? क्या ऐसा कोई फॉर्मेट हो सकता है, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, परसेंटेज, डिडक्शन, ऐसा फॉर्मेट हो सकता है जहां से क्लियर कट डिडक्शन बाहर आ जाए? चलो देख लीजिए, बना लीजिए।
जल्दी से बताइए। शुड आई? चलिए, पहला किया है अप्रूव्ड एसोसिएशन को, क्या 100% मिलेगा बेटा? सो अमाउंट परसेंटेज डिडक्शन मतलब अगेन 100% आ जाएगा, मतलब 1 लाख रुपीज मेरा बच्चा। ठीक है, ओके। दूसरा, आईआईटी को पे किया है, अगेन 100% बच्चा, 2,50,000। तीसरा, कंपनी को किया है जिसका मेन ऑब्जेक्टिव रिसर्च करना है, अगेन 100% बेटा, 4 लाख। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इनकर किया है साइंटिफिक रिसर्च के लिए, अगेन 100%, दैट इज 3 लाख। कैपिटल एक्सपेंडिचर किया है इंक्लूडिंग द कॉस्ट ऑफ लैंड, 100% ऑफ 2,50,000। चलो टोटल कर लो, 13 लाख। दिस शुड बी योर डिडक्शन टोटल। इतने से काम चल जाएगा या एक नोट भी लिखनी पड़ेगी? यस, नोट लिखो। नोट क्या लिखोगे? ये आ गया आपका 13 लाख टोटल। नोट लिखिए। The expenditure incurred on land. The expenditure incurred on land will not be allowed as deduction. The expenditure incurred on land will not be allowed as deduction. डन सर? परफेक्ट। आइए, come to the provisions again. Coming to the next section, section 35 2AB. Coming to the next section, section थर्ड। अच्छा एक मिनट रुको, एक कंसेप्ट और लिखो। सेल ऑफ assets on which section 35 deduction claimed up to an amount of deduction claimed taxed as PGBP, amount received over actual cost, capital gain. समझ में आ रहा है? तो जिन एसेट्स पे आपने सेक्शन 35 का डिडक्शन क्लेम किया, ये एसेट कभी भी बिकते हैं, जितना डिडक्शन आपने 35 में लिया था उतना अमाउंट पीजीबीपी माना जाएगा। उतना अमाउंट क्या माना जाएगा? पीजीबीपी। इसके ऊपर का कुछ भी अमाउंट मिला, दैट अमाउंट विल बी टैक्सेबल एज कैपिटल गेन। क्लियर है प्रभु? अच्छा जी सर। नेक्स्ट सेक्शन पे आते हैं, सेक्शन 35 2AB।
इन-हाउस रिसर्च बाय कंपनी, इन-हाउस रिसर्च बाय कंपनी। सर मुझे एक बात बताइए सर, व्हाई इज द डिफरेंस बिटवीन 35 एंड 35 2AB? I mean, is there any difference? Yes. 35 is for any assessee, whereas 35 2AB is only for company. क्या बोलते कंपनी? कंपनी. So 35 2AB is purely for company, and ऐसी वैसी कंपनी नहीं, कंपनी which is engaged in manufacturing or biotechnology business. So the section is very restricted, very skimmed. Section is very restricted, very skimmed. The section avails benefit only to company who are engaged in manufacturing. Now let us understand. Ekatvam Limited is a company. Now Ekatvam Limited को अगर scientific research करना है, they will claim deduction under section 35 because we do not manufacture anything. We are a company, but we do not manufacture. 35. If we are a company, let's say Malpani Group, who is also manufacturing cream rolls, 35 2AB. क्लियर है मालिक? ये एक बेसिक डिफरेंस है। अच्छा जी सर, इन हाउस रिसर्च की बात कर रहे हैं, इन हाउस रिसर्च की बात कर रहे हैं, क्या कैपिटल एक्सपेंडिचर का डिडक्शन मिलेगा? कैपिटल एक्सपेंसेस अलाउड 100%, लेकिन कैपिटल एक्सपेंडिचर में क्या नहीं आना चाहिए तुम्हारे हिसाब से? एक्सक्लूड लैंड। अच्छा, जब आप बैरैक्ट पढ़ेंगे तो वहां पे लैंड एंड बिल्डिंग वर्ड लिखा हुआ है, बट बिल्डिंग का डिडक्शन मिलता है, बिल्डिंग का अलाउड है कितना? 100%। इसके अलावा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 100% अलाउड, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 100% अलाउड। डन है सर? चलिए, सेक्शन 35 2AB, आइए इधर पेज नंबर 8.6। कंपनी एंगेज इन बायोटेक्नोलॉजी मैन्युफैक्चर, लैंड का कोई डिडक्शन नहीं, बिल्डिंग 100, बाकी अदर कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का डिडक्शन 100% मिलेगा। इनफैक्ट द बेनिफिट अवेलेबल टू अमलगमेटिंग कंपनी एज वेल, अमलगमेटिंग कंपनी, अमलगमेटेड कंपनी को भी इसका बेनिफिट जरूर मिल जाएगा। क्लियर है प्रभु? इसको बाकायदा मस्त ऐसा काटो, लिखो फाइनल्स। लिखो फाइनल्स। डन बेटा? चलो आ जाओ। कमिंग टू द नेक्स्ट सेक्शन, कमिंग टू द नेक्स्ट सेक्शन, सेक्शन 41। कमिंग टू द नेक्स्ट सेक्शन, सेक्शन 41, पेज नंबर 15। सेक्शन 41 को आप आधा मेरे साथ ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। सर कब? बताते हैं। सेक्शन 41 डीम्ड पीजीबीपी। सर डीम्ड पीजीबीपी का मतलब ये अज्यूम किया जाएगा, ये क्या किया जाएगा? अज्यूम किया जाएगा कि ये पीजीबीपी इनकम है, ये अज्यूम किया जाएगा कि ये पीजीबीपी इनकम है, ये अज्यूम किया जाएगा कि ये क्या है बेटा? पीजीबीपी इनकम। क्लियर है? अच्छा जी सर, ये अज्यूम किया जाएगा कि ये पीजीबीपी इनकम है। ठीक है सर। सर 41(1) एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछता, रुको जब मैं बनाऊंगा कंप्लीट तब लिखना। 41(2), 41(3) एंड 41(4), जितने लोग बात कर रहे हैं बंद करो बेटा, सुनो। 41(1), 2, 3, 4 ऐसे 4 पार्ट है। 41(4) आपने मेरे से पहले ही पढ़ा है, बेड डेप्स रिकवर्ड, याद आ रहा है?
बेड डेप्स रिकवर्ड को क्या माना जाता है? इनकम। बेड डेप्स रिकवर्ड को क्या माना जाता है? इनकम। यस और नो? सो जब भी बेड डेप्स रिकवर किए जाएंगे ये इनकम होगा। ये हमने ऑलरेडी सेक्शन 36 में पढ़ लिया। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं इचारू का। जिस टाइम मैंने बेड डेप्स क्लेम किया था दैट वाज 5 लाख रुपीज, बट आई रिकवर्ड ओनली 3 लाख रुपीज। सो मैं इनकम कितनी मानूं? 5 लाख, 3 लाख या 2 लाख? ऑब्वियसली द अमाउंट विच इज रिकवर्ड। यस और नो? 3 लाख। सेल ऑफ साइंटिफिक रिसर्च असेट, ये भी कभी पढ़ा हुआ लग रहा है क्या? सेल ऑफ साइंटिफिक रिसर्च एसेट्स अभी अभी हम पढ़ के आए हैं। साइंटिफिक रिसर्च एसेट को अगर सेल किया, जितना डिडक्शन क्लेम किया था उतना क्या माना जाएगा? पीजीबीपी। ओवर एन अमाउंट जो अमाउंट रहेगी वो क्या माना जाएगा? कैपिटल गेन। 41(2) भी आपने पढ़ चुका है, बैलेंसिंग चार्ज। रिकॉल करो, पावर जनरेटिंग यूनिट। पावर जनरेटिंग यूनिट, जनरेटिंग का स्पेलिंग गलत लिखा है बेटा, वो कैलकुलेटर उठा पीछे के टेबल पे रख। पावर जनरेटिंग यूनिट, याद करके देख मेरा बच्चा। पावर जनरेटिंग यूनिट के केस में, पावर जनरेटिंग यूनिट के केस में हम लोगों ने देखा था कि अगर प्रॉफिट आ जाता है अप टू एन अमाउंट ऑफ डेप्रीसिएशन क्लेम्ड, याद आ रहा है क्या? अप टू डेप्रीसिएशन क्लेम्ड क्या माना जाता है? पीजीबीपी। वो 41(2) में लिखा था। तीनों का क्रॉस रेफरेंस समझ में आया? चलो तीनों का क्रॉस रेफरेंस एक बार। सेक्शन 36 में पढ़ा था, बेड डेप्स जब भी रिकवर होगा इसे इनकम माना जाएगा। जिस साल में रिकवर हुआ उस साल में इनकम माना जाएगा, जितना रिकवर हुआ उतना इनकम माना जाएगा। क्लियर है? 41(4) आवाज ना आई? मैं नहीं सुनिया, जोर से बोल लो। 41(3) साइंटिफिक रिसर्च असेट जिसका डिडक्शन आपने सेक्शन 35 में क्लेम किया, यह असेट जब भी सेल होगा जितना अमाउंट रिकवर होगा ये क्या माना जाएगा? पीजीबीपी। अप टू एन अमाउंट ऑफ डिडक्शन क्लेम, उससे ऊपर जो रिकवर हुआ एक्चुअल कॉस्ट से ऊपर कैपिटल गेन। फिर हमने 41(2) पढ़ा था, बैलेंसिंग चार्ज। कहां पढ़ा था? पावर जनरेटिंग यूनिट का असेट जब भी एसएलएम बेसिस पे डेप्रिसिएशन क्लेम होगा, जब भी एसेट सेल होगा, आपने जितना अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन क्लेम किया उतना अमाउंट पीजीबीपी माना जाएगा, उसके ऊपर का अमाउंट कैपिटल गेन। यहां तक के क्लियर है? तो ये तीन आप ऑलरेडी मेरे साथ पढ़ चुके हो। क्लियर? लिखना भी कुछ नहीं, सिर्फ सुनते जाओ, ठीक है? रेमिशन और सीजेशन ऑफ एनी ट्रेडिंग लाइबिलिटी और रिकवरी ऑफ एनी एक्सपेंसेस अलाउड। मैं आपसे जानबूझ करके बोल रहा हूं, मत लिखना। सबसे ज्यादा क्वेश्चन 41(1) पे आता है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन 41(1) पे आता है। रेमिशन और सीजेशन ऑफ एनी ट्रेडिंग लाइबिलिटी, मेरे साथ 3 बार बोलिए। रेमिशन और सीजेशन ऑफ एनी ट्रेडिंग लाइबिलिटी, फिर से एक बार बोलिए। रेमिशन और सीजेशन ऑफ एनी ट्रेडिंग लाइबिलिटी, फिर से बोलिए। रेमिशन और सीजेशन ऑफ एनी ट्रेडिंग लाइबिलिटी। आपकी कोई लाइबिलिटी थी जो रेमिट हो गई या सीज टू पे हो गई, मतलब आपको पे करना था पर सामने वाले ने बोला नहीं किया तो भी चलेगा, उसने दे दी माफी। उसने क्या कर दी? माफी। उसने बोल दिया नहीं पे किया तो भी चलेगा, मतलब आपकी लाइबिलिटी थी, आपको देना था, आपको पैसे पे करने थे। हम लाइबिलिटी रिकवरी की बात नहीं कर रहे, लाइबिलिटी की बात कर रहे हैं। आपको पे करना था लेकिन सामने वाले ने बोला चल ठीक है फुल एंड फाइनल सेटलमेंट में इतना दे दे, चल फुल एंड फाइनल सेटलमेंट में इतना दे दे। तो मान लीजिए मुझे क्या करना था, लेट्स से ऋषभ सर को 1 लाख रुपए पे करने थे, बट दोस्ती यारी भाईचारे में भाई ने बोला एक काम कर यार 80,000 रुपए दे और सेटल कर। सो मेरी लाइबिलिटी कितने की थी? 1 लाख। What I am paying in full and final settlement 80,000. Did I get the benefit of the 20,000 in the trading? Treated as PGBP. This is treated as PGBP. So मेरी कोई लाइबिलिटी थी 1 लाख रुपीस की, ये लाइबिलिटी अगर कम हो जाती है, ये लाइबिलिटी अगर कम हो जाती है, ये कम पे करने की वजह से नहीं, सामने वाले के छोड़ने की वजह से या सीजेशन की वजह से होती है,
तो ये मेरे लिए क्या मानी जाएगी, पीजीबीपी। सो मुझे ऋषभ सर को 1 लाख रुपए देने थे, ध्यान से सुनना, मुझे ऋषभ सर को 1 लाख रुपए देने थे। ऋषभ सर ने मेरे को दोस्ती भाईचारे यानी दोस्ताने के चक्कर में, वो वाला नहीं ये वाला, ठीक है, उन्होंने मुझे कहा कि एक काम कर, अपने बीच की बात है, 80,000 ही देना। नाउ अंडरस्टैंड, माई लाइबिलिटी वॉज 1 लाख, एज अगेंस्ट दिस ही रेमिटेड 20,000, उसने छोड़ दिया, उसने बोला मत दे भाई, 80,000 दे दे, काम खत्म। रेमिटेड 20,000, अब कितने पे करने हैं विजय को, 80, ये जो 20,000 है ये पीजीबीपी माना जाएगा, ये जो 20,000 है ये क्या माना जाएगा, पीजीबीपी। इसको कहा जाता है रेमिशन और सीजेशन ऑफ एनी ट्रेडिंग लाइबिलिटी। इसे क्या कहा जाता है, रेमिशन और सीजेशन ऑफ एनी ट्रेडिंग लाइबिलिटी, बराबर है। मान लीजिए डेटर्स थे मेरे, कुछ डेटर्स थे, 1 लाख रुपए आने थे उनसे, मैंने कहा 80,000 ही दे, मेरे पीजीबीपी कितना, जल्दी से बताइए, मेरा पीजीबीपी कितना, 80,000। वो मेरी लाइबिलिटी नहीं है, एसेट्स है, धंधे पे ध्यान दो, वो मेरी लाइबिलिटी नहीं है, वो मेरे एसेट्स है। यही क्रेडिटर थे, मेरे क्रेडिटर थे, 1 लाख देना था, 80,000 ही देने के फाइनल सेटल किया। अब क्या हुआ, इस 20,000 पीजीबीपी, यस और नो। सो ट्रेडिंग लाइबिलिटी मेरे लिए वो क्या होनी चाहिए, लाइबिलिटी। मान लीजिए मैंने बैंक लोन लिया था, मैंने आईसीआईसीआई बैंक से लोन लिया था 10 लाख रुपए का, आईसीआईसीआई बैंक के एक ऑफर के तहत मुझे 8,50,000 ही पे करने पड़ रहे हैं, क्या 1,50,000 मेरे लिए पीजीबीपी हो गया। मेरी कोई ट्रेडिंग लाइबिलिटी अगर कम हो गई, मेरी कोई ट्रेडिंग लाइबिलिटी कम हो गई, हम इसे कहते हैं रेमिशन और सीजेशन ऑफ लाइबिलिटी, जो पीजीबीपी मानी जाएगी, जो पीजीबीपी मानी जाएगी। तो मुझे कुछ पैसे देने थे, अब कम देने पड़ रहे हैं, तो जितने मेरे को कम देने पड़ रहे हैं, जितने मेरे को कम देने पड़ रहे हैं, उतना अमाउंट मेरे लिए क्या माना जाएगा, पीजीबीपी। मुझे कुछ पैसे लेने नहीं, देने हैं, और ये अगर मुझे कम देने पड़ रहे हैं, क्यों कम देने पड़ रहे हैं, हजारों रीजन हो सकते हैं। सामने वाले के दिल में आया इस भले आदमी से कम ले, अगर कम देने पड़ रहे हैं तो जितने कम देने पड़ रहे हैं वो पीजीबीपी, जितने देने पड़ रहे हैं वो पीजीबीपी नहीं, जितने कम देने पड़ रहे हैं वो पीजीबीपी। इसीलिए इसको कहा जाता है रेमिशन और सीजेशन ऑफ एनी ट्रेडिंग लाइबिलिटी। मेरे को नहीं समझा, एक और बार समझाओ। मेरा लेना बाकी है कि देना बाकी है, तब ये प्रोविजन लगता है। मेरा जब कुछ देना बाकी है, 5 लाख देने थे, 4 लाख फाइनली दिया, पीजीबीपी कितना, 1 लाख सॉर्टेड है, ये बन गया पीजीबीपी। ये हुआ फर्स्ट पार्ट। और रिकवरी ऑफ एनी एक्सपेंसेस अलाउड, आपने कोई खर्चा अलाउ किया था, आपने कोई खर्चा अलाउ किया था और बाद में ये रिकवर हो गया। आपने कोई खर्चा अलाउ किया था और बाद में ये रिकवर हो गया। आपने कोई खर्चा अलाउ किया था, हा, और बाद में ये रिकवर हो गया। एग्जाम्पल जीएसटी पेड, जीएसटी पेड, जीएसटी रिफंड। आपने जब जीएसटी पे किया होगा, सेक्शन 37 में बिजनेस एक्सपेंडिचर अलाउ किया होगा। जीएसटी पेड अलाउड था या डिसअलाउड था, अलाउड था कि डिसअलाउड था, अलाउड था कि डिसअलाउड था, अलाउड था, बिकॉज इट्स अ बिजनेस एक्सपेंडिचर। अगर जीएसटी का रिफंड आया, रिकवरी ऑफ एक्सपेंसेस, क्या बोलते बेटा इसको, इधर देख, रिकवरी ऑफ एक्सपेंस। अलाउ या डिसअलाउ, अलाउ या डिसअलाउ, इनकम, अलाउ डिसअलाउ नहीं, इनकम। क्या पढ़ रहे, डीम्ड पीजी, क्या पढ़ रहे, डीम्ड पीजीबी, क्या पढ़ रहे, अलाउ डिसअलाउ नहीं, ट्रीटेड एज इनकम। क्या समझ में आया अभी तेरे को, हाँ सुन इधर वापस। अगर मेरी कोई लाइबिलिटी थी, ये अब मेरे को कम पे करनी पड़ रही है,
ये अब मेरे को कम पे करनी पड़ रही है, तो ये मेरे लिए क्या बनी? इनकम। कितनी? बोल बोल, आवाज निकल। जितनी? हाँ, जितनी कम पे करनी पड़ी। मैंने कोई खर्चा किया था जिसका डिडक्शन भी मेरे को मिला था, हाँ, ये अगर रिकवर हो गया, वापस मिला कुछ या पूरा वापस मिला, जितना मिला उतना पीजीबीपी। एग्जाम्पल, जीएसटी 100 रुपये पे किया, असेसमेंट हुआ, 20 रुपये रिफंड आया, पीजीबीपी कितना? 1 नंबर। तुझ मेरा टेडी। कळलं तुम्हाला? पक्का कळलं? बताइए। मैंने इलेक्ट्रिसिटी पेमेंट किया 1 लाख रुपए, महाराष्ट्र सरकार स्कीम के तहत मुझे 15,000 का रिफंड आया, पीजीबीपी कितना? 15,000। पक्की बात? अगर कभी आपको खर्चे का डिडक्शन मिला था, ये रिकवर हुआ, तो इसे क्या मानेंगे? इनकम। बताइए, इनकम टैक्स रिफंड, इनकम टैक्स रिफंड, जल्दी बोलो, इनकम टैक्स रिफंड। इज इट इनकम? नो। जिसका डिडक्शन मिला ही नहीं उसका रिकवरी टैक्सेबल ही नहीं। इसीलिए आईएफओएस में पढ़ा था, इनकम टैक्स रिफंड इज नॉट एन इनकम, बट इंटरेस्ट ऑन इनकम टैक्स रिफंड इज एन इनकम। कड़ल का? वापस से पूरा बोलो। रेमिशन मेरे को देना था कि लेना था? देना था। कम देना पड़ा, तो जितना कम देना पड़ा उसको कहा जाता है रेमिशन और सीजेशन ऑफ ट्रेडिंग लाइबिलिटी, वो पीजीबीपी। मैंने कोई खर्चा किया, अलाउ हो गया था, बाद में ये खर्चे की रिकवरी हुई, इट इज ट्रीटेड एज पीजीबीपी, रेमिशन सीजेशन ऑफ एनी ट्रेडिंग लाइबिलिटी और रिकवरी ऑफ एक्सपेंसेस। यस, सो फॉर एग्जाम्पल, लाइबिलिटी वॉज, बोल बेटा, 1 लाख, पेड इन फुल 80,000, 20,000 क्या माना जाएगा? पीजीबीपी। जीएसटी पेड, एक्सपेंसेस अलाउड, जीएसटी रिफंड ट्रीटेड एज पीजीबीपी। लिख लो अब। सॉरी, ये नालायक लोग बोलते नित्य कुमार, सॉरी। ये तो अच्छा है कि तुम मेरे को जानते हो। नया बच्चा आया, पहले दिन ही हरकत है। अभी नया बच्चा आएगा, पहले दिन ही हरकत करेंगे। पहले दिन वो देख के वो मास्टर ऐसा भी होता है क्या? उसको लगेगा भूतनी है क्या अंग में। तो आप लोग जिसको रिकमेंड कर रहे हो, पहले उसको सब बता के भेजना, उसूल कायदे कानून। नहीं, अभी तुम सीनियर हो गए ना, अभी वो छोटे छोटे निब्बा निब्बे आके तुमसे पूछते होंगे ना, और तुमको ऐसा फील होता होगा, मेरे से पूछो। उसको पता चलेगा बेटा, भारत में एक ऐसा टीचर भी है जो बोतलों से भी बात कर लेता। घर जाके उसने बताना, मैं नहीं पढ़ूंगा, मेरे को घर जाना है। सर, इसे डिस्काउंट रिसीव्ड भी कह सकते हो क्या? बोल सकते हो सर?
भाई जी डन। सर लव फ्रॉम नेपाल, नेपाल को भी बहुत सारा प्यार। माट रहा हूं। बेटा भाई जी डन। आहो भाई जी डन है, लिख के लीजिए। डीम्ड पीजीबीपी पेज नंबर 15। सेम थिंग आपको यहां दी है, सेम थिंग आपको यहां दी है। सॉर्टेड है मालिक, क्लियर। चलिए भाई साहब, पेज नंबर, अच्छा रजिस्टर में जाइए। रजिस्टर में जाकर के लिखिए सेक्शन 44AA 44AB रेफर नोट्स। सेक्शन 44AA 44AB रेफर नोट्स। सर डन। Then let's start. 44AA 44AA talks about accounts. A for accounts. ये ऐसे याद रखा जा सकता है इस सेक्शन को। बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन कब करनी है? अकाउंट्स इज अ वेरी फनी लैंग्वेज। अकाउंट्स ने हमें बिल्कुल नहीं बताया, यस अकाउंट्स ने हमें बिल्कुल नहीं बताया कि अकाउंट्स खुद को कब मेंटेन करना है। बट इन इनकम टैक्स वी डू टेल अकाउंट्स कब मैंडेटरीली मेंटेन करना जरूरी है, कब मैंडेटरीली मेंटेन करना जरूरी है। सो अकाउंट्स को कब मेंटेन करना जरूरी है? पॉइंट नंबर 1, अगर आपका बिजनेस है, अगर आपका बिजनेस है, आप इंडिविजुअल है या एचयूएफ है, आप इंडिविजुअल है या एचयूएफ है, आपका बिजनेस है, इनकम आपकी एक्सीड कर रही है 2,50,000 से, या टर्नओवर एक्सीड कर रहा है 2,550, दैट इज 25 लाख से एक्सीड कर रहा है इन एनी 3 प्रीवियस ईयर। ध्यान से सुनिए, अगर आपका बिजनेस है, आप इंडिविजुअली एचयूएफ है, इनकम आपकी 2,50,000 से ऊपर जा रही है या टर्नओवर 25 लाख से ऊपर जा रहा है इन एनी ऑफ 3 प्रीवियस ईयर, पिछले तीनों में से किसी भी साल में अगर आपकी इनकम इससे ऊपर जा रही है, आपको पीजीबीपी क्या करना है बेटा, सॉरी आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना है। क्लियर है? अगर आप इंडिविजुअल या एचयूएफ नहीं है, आप अदर देन इंडिविजुअल या एचयूएफ है, इनकम 120 से ऊपर जा रही है या टर्नओवर 10 लाख से ऊपर जा रहा है इन एनी ऑफ 3 प्रीवियस ईयर, बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करनी है। यस, सो 1 2 3 स्टार्ट। अगर आपका बिजनेस है, एवरीबडी मेक अ चार्ट। अगर आपका बिजनेस है, इंडिविजुअल या एचयूएफ है, इनकम कितने से ऊपर होनी चाहिए? 2,50,000। टर्नओवर कितने से ऊपर होना चाहिए? 25 लाख इन एनी ऑफ 3 प्रीवियस ईयर, तो आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करनी है। या फिर आप अदर देन इंडिविजुअल है, इनकम मस्ट एक्सीड 120, टर्नओवर मस्ट एक्सीड 10 लाख इन एनी ऑफ 3 प्रीवियस ईयर। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिस साल अगर बिजनेस चालू किया, अगर उसी साल ये लिमिट्स एक्सीड कर जाती है तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स उसी साल से मेंटेन करना है। आई रिपीट, जिस साल बिजनेस किया उसी साल अगर ये लिमिट एक्सीड कर जाती है तो बुक्स ऑफ अकाउंट उसी साल से मेंटेन करना चालू करना है। अगर जिस साल बिजनेस चालू किया उसी साल ये लिमिट एक्सीड कर जाती है तो उसी साल से आपको होता है। समझ में आ रही बात? अच्छा जी,
दूसरा, अगर प्रोफेशन है तो, अगर प्रोफेशन है ग्रॉस रिसीट इन ऑल 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 3 previous year exceed 1,50,000 ऑल। इसके ऊपर 3 times क्वेश्चन पूछे हैं एक ही नाम से, विनोद। है ना? अभी ऐसा प्रोफेशन के केस में दैट ग्रॉस रिसीट, प्रोफेशन के केस में दैट ग्रॉस रिसीट एक्सीड 1,50,000 इन ऑल 3 previous year, in all 3 previous year, then in that particular case books of accounts required to be maintained. Yes or no? So books of accounts required to be maintained if in case of profession, if in case of profession that gross receipt exceed 1,50,000. ऐसा हंसने जैसा क्या है उसमें? वो हंसते रहते, क्या हंसने जैसा? वो एसी लेकर के ना उसको निकाल घर पे लेके जाओ। समझ में आ रहा क्या? कॉन्सेप्ट के टाइम पे सिर्फ कॉन्सेप्ट के ऊपर फोकस करेगा, इधर उधर कुछ भी बात किया वो इधर से बाहर जाके करने का। समझ में आ रहा ना? इधर से बाहर जाके करने का जितना भी है। So in case of profession, if that gross receipt exceed 1,50,000 in all 3 previous year, books of accounts need to be maintained. Yes or no? Yes. It's dedicated to all our favorite teacher. आ जाओ बेटा, 1 2 3 स्टार्ट। हाँ, बिजनेस प्रोफेशन, प्रोफेशन के केस में अगर ग्रॉस रिसीट एक्सीड 1,50,000 इन ऑल 3 previous year, बिजनेस के केस में इंडिविजुअल, अदर्स, इंडिविजुअल के केस में इनकम मस्ट एक्सीड 2,50,000 और टर्नओवर एक्सीड 25 लाख इन एनी ऑफ 3 previous year। अदर्स के केस में 120 एंड 10 इन एनी। अगर जिस साल बिजनेस चालू किया ये लिमिट्स उसी साल एक्सीड कर जाती है तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स उसी साल से यस और नो? यस। बुक्स ऑफ अकाउंट्स 6 ईयर्स के लिए मेंटेन करनी है। सो यहाँ पे मिनिमम 6 ईयर्स दिया हुआ है एंड अगर ऐसा नहीं किया तो 25,000 रुपए तक के मारूंगी मैं, ऐसा पेनल्टी। ये वो क्या बोलेगी? अगर तुमने कंप्लायंस नहीं किया मारूंगी मैं पेनल्टी। कितना? 25,000। तो अगर ये कंप्लायंस नहीं हुआ 25,000 रुपए तक की पेनल्टी आपको लग सकती है। आहो यस। चल मेरा बच्चा, 44 AA, ये सुनो, कह दो ना, ये सुनो। अमेंडमेंट अमेंडमेंट अमेंडमेंट। बुक्स ऑफ अकाउंट्स की डेफिनेशन में अमेंडमेंट आया। बुक्स ऑफ अकाउंट्स की डेफिनेशन 2 सबसेक्शन 12A में लिखी है। अमेंडमेंट इतनी बड़ी है कि तुम्हें समझने के लिए शायद 1.5-2 साल लग सकता है सुनना। हाँ, बहुत बड़ी डेफिनेशन है। सुनो, इतना बड़ा अमेंडमेंट, मतलब मेरे होश उड़ गए। इतना बड़ा अमेंडमेंट। पहले बुक्स ऑफ अकाउंट्स का मतलब होता था अकाउंट्स मेंटेन्ड इन फिजिकल फॉर्म। नाउ इट इंक्लूड्स इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म ऑल्सो। अमेंडमेंट समझ रहे हो कितना डेंजर, कितना बड़ा है। सो पहले बुक्स ऑफ अकाउंट्स मतलब बुक्स इन फिजिकल फॉर्म ओनली। तो पहले सिर्फ फिजिकल थे, अब वर्चुअल भी है। बराबर है। तो पहले ओनली फिजिकल वेयर अलाउड, टेक्नोलॉजी चेंज के हिसाब से वर्चुअल इज ऑल्सो अलाउड। So books of accounts include ledger, day book, cash book, account book, whether kept in a written form or in electronic form or in digital form or in printouts. In digital form in floppy disk, tapes or any other form of electromagnetic data storage device. Malik, data storage, data storage device. समझ में आ रही है? डेटा स्टोरेज डिवाइस। यस। सो अब इतना बड़ा अमेंडमेंट आया, कैसे हैंडल करेंगे इतना बड़ा अमेंडमेंट आप?
यस और नो? कितना बड़ा अमेंडमेंट है, कैसे हैंडल करोगे? प्लीज प्लीज थोड़ा सा हैंडल कर लेना। आते हैं नेक्स्ट सेक्शन के ऊपर, 44AB। नेक्स्ट सेक्शन 44AB, टैक्स ऑडिट इंपॉर्टेंट। टैक्स ऑडिट इंपॉर्टेंट। सुनिए, टैक्स ऑडिट करवाने की जरूरत है। टैक्स ऑडिट कौन करता है? ओनली चार्टर्ड अकाउंटेंट। टैक्स ऑडिट करता कौन है? ओनली चार्टर्ड अकाउंटेंट। इसे अपनी टैक्स ऑडिट रिपोर्ट सबमिट करनी पड़ती है 1 मंथ बिफोर द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग, ROI। 1 मंथ बिफोर द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग, ROI। ठीक है सर। टैक्स ऑडिट कब कराने की जरूरत है? अगर आपका सेल्स ग्रॉस रिसीट एक्सीड कर जाता है 1 करोड़ से, अगर आपका बिजनेस है सेल्स या ग्रॉस रिसीट एक्सीड कर जाता है 1 करोड़ से, तो आपको क्या कराने की जरूरत है? ऑडिट। अगर आपका प्रोफेशन है ग्रॉस रिसीट एक्सीड कर जाता है 50 लाख रुपीस से, तो आपको टैक्स ऑडिट कराने की जरूरत है। तो आपको टैक्स ऑडिट करवाने की जरूरत है। तो सेल्स एक्सीड कर जाता है 1 करोड़ से या ग्रॉस रिसीट एक्सीड कर जाता है 50 लाख से, आपको टैक्स ऑडिट कराने की जरूरत है। तो अब यहां पे कई सालों से निर्मला दीदी से मांग चल रही थी, यहां पे कई सालों से निर्मला दीदी से मांग चल रही थी कि ऑडिट की लिमिट को बढ़ाओ, क्योंकि देखिए 1 करोड़ का टर्नओवर, इनकम की बात नहीं चल रही है। 1 करोड़ का टर्नओवर अचीव करना बहुत छोटी बात है। पूछो कैसे? एक टोयोटा का शोरूम भी लेकर के बैठा होगा, 2 फॉर्च्यूनर ले बेच दिया तो आ गया 1 करोड़। हम इनकम की बात नहीं कर रहे मेरे बच्चा, हम टर्नओवर की बात कर रहे हैं, मेरा बात समझना। यस, अगर आप एक फॉरवर्ड ट्रेडिंग भी लेते हो स्टॉक मार्केट में, तो 1 करोड़ की लिमिट कभी भी अचीव हो जाती। तो ये बहुत छोटी लिमिट थी, 1 करोड़ का टर्नओवर अचीव करना ये बहुत छोटी लिमिट थी। तो ऐसे केसेस के अंदर में क्या हो जाता था, ऐसे केसेस के अंदर में क्या हो जाता था कि ये कई जो छोटे व्यापारी थे, इनको मतलब अपार्ट फ्रॉम बिजनेस के खर्चे, ये बोलते थे यार एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को फीस भी देना पड़ता है मैंडेटरी ऑडिट के लिए, तो वो लोग डिमांड कर रहे थे कि भी इस लिमिट को बढ़ाओ। तो इस लिमिट को निर्मला सीतारमण जी ने 10 करोड़ कर दिया विद अ कंडीशन। उन्होंने बोला 10 करोड़ तक टैक्स ऑडिट मत कराओ। लोग बड़े खुश हो गए, लेकिन उन्होंने पीछे की चीज अभी तक नहीं सुनी थी। लोग बड़े खुश हो गए, उन्होंने बोला जाओ 10 करोड़ तक मत कराओ। 2 सेकंड का पॉज लेने के बाद उन्होंने कहा प्रोवाइडेड कैश पेमेंट एंड कैश रिसीट डज नॉट एक्सीड 5% ऑफ टोटल रिसीट। उन्होंने बोला देखो आपको धंधा करना है, ईमानदारी से करना है, 10 करोड़ तक टैक्स ऑडिट कराने की जरूरत नहीं, प्रोवाइडेड आपका टोटल रिसीट का 5% से ऊपर का कैश नहीं होना चाहिए, टोटल पेमेंट का 5% से ऊपर का कैश नहीं होना चाहिए। ये दोनों के बीच में एंड लिख दिया, और भी नहीं, एंड मतलब दोनों भी अगर सेटिस्फाई होते होंगे तो 10 करोड़ की लिमिट है, नहीं तो 1 करोड़ की लिमिट है। देख रहे हो क्या दिमाग से खेला दीदी ने, एकदम गजब। उनने क्या बोला, मेरे पास ऑप्शन है, तेरे को 10 करोड़ चाहिए, मैं 10 करोड़ तक मत कर, दिखा ना लीगल, नहीं तो 1 करोड़ पे टैक्स ऑडिट करवा, सिंपल। मैंने तो तेरे को दोनों ऑप्शन दे दिए। अब अगर तू सच्चा समझदार व्यक्ति है तो 10 करोड़ तक टैक्स ऑडिट मत करा। पर देखिए हाल फिलहाल में ये प्रोविजनल बहुत फ्यूचरिस्टिक है, ये पॉसिबल ही नहीं है कि आज आप 5% से ऊपर का कैश पेमेंट ना करें, पॉसिबल ही नहीं है। आज भी मेजर धंधे जो चलते हैं वो काय में चलते हैं, कैश। मतलब सर हम तो मतलब इनफैक्ट आपको बताते हैं, कई पेरेंट्स आते हैं वो बोलते हैं सर एक काम कीजिए, हम लोग ये जो फीस है ये देने को तैयार है, आप जीएसटी मत लो। हम बोले सर ऐसा पॉसिबल नहीं है, कहते हैं ना यार, वो बोलते हैं आप कैश में ले लो, जीएसटी मत दो, हमको कोई रिसीट नहीं चाहिए। अरे रिसीट आपको नहीं चाहिए, पर बुक्स तो इशू होंगे कि नहीं, कैसे काम कर रहे हो, यस और नो, तो वो दिखाना जरूरी हो जाता है। बोले नहीं ना सर ये हमारे को करो, फिर ये वो, तो बहुत सारी चीजें होती है, राइट। सो अगर बिजनेस के केस में टर्नओवर कितने से एक्सीड कर रहा है, 1 करोड़, प्रोफेशन के केस में ग्रॉस रिसीट कितने से एक्सीड कर रहा है, 50 लाख, तो आपको टैक्स ऑडिट करवाना है। हालांकि टैक्स ऑडिट करवाने की जरूरत नहीं अप टू अ टर्नओवर ऑफ 10 करोड़, प्रोवाइडेड इफ आउट ऑफ टोटल रिसीट कैश रिसीट इज अप टू 5% एंड आउट ऑफ टोटल पेमेंट कैश पेमेंट इज ओनली अप टू 5%। क्लियर है मालिक? आहो, अरे आहो, यस। अगर एसएससी ये जो 2 पॉइंट है ना, ये जो 2 पॉइंट है 3 और 4, अलाउ मी मैं आपको ये 44AD के बाद समझाऊं तो वो आपको समझ में आएंगे। तो ये जो 3 और 4 वाला पॉइंट है ये हाल फिलहाल में मैं छोड़ रहा हूं, ठीक है। आपको 44AD ADA के बाद मैं आपको ये समझा दूंगा। अगर आपने टैक्स ऑडिट नहीं करवाया, पेनल्टी इज 1,50,000 और 0.5% ऑफ सेल्स विच एवर इज लोअर, विच एवर इज लोअर। क्लियर है मालिक? चलो बहुत बढ़िया। 44AA 44AB
चलिए पेज नंबर 29 क्वेश्चनर का, पेज नंबर 29 क्वेश्चनर, पेज नंबर 29। वी नीड टू ऑडिट दिस क्वेश्चन। ऑडिट पढ़ना है, आंसर फ्रेम करना है, नीचे ऑलरेडी लिखा है, सॉल्व नहीं करेंगे इसको, मतलब राइटिंग में सॉल्व नहीं करेंगे। रीड द क्वेश्चन। क्या बोलते हो? अलाउ या डिसअलाउ? अलाउ। वीरभद्र राव का केस दिख रहा है क्या यहां पे मेरे को? क्या सक्सेसर बेड डेप्स क्लेम कर सकता है या नहीं कर सकता? यस। सो यस, CIT versus Veerbhadra Rao case, the business will be entitled to claim an allowance for bed debts under 3617 even though the debt was not incurred by it, that is the successor, but the incurred by predecessor before take over the business. Clear है मालिक? चलो just give me a moment. Everybody come back, let's go to the next section. 44AD on your page number 3. 44AD page number 3. There are only 5 sections remaining in the PGBP. हमारा PGBP खत्म होने जा रहा है and that's a very big deal. 5 हेड खत्म हो चुके होंगे, उसके बाद में सिर्फ एक ही बड़ा टॉपिक बचता है and that is TDS. You all know, जिसको हम PGBP के बाद नहीं, क्लबिंग के बाद करेंगे। क्लबिंग और सेट ऑफ दोनों छोटे टॉपिक है, आपको छोटा सा ब्रेक भी मिल जाएगा बड़े टॉपिक से, और फिर हम लोग अचानक से TDS पे जंप कर देंगे, ठीक है? सो मेरे को लगता है वी आर गोइंग विद इन टाइम, हम लोग सही टाइम पे चल रहे हैं। इस बैच के अंदर में टोटल इनकम के क्वेश्चन भी होने वाले हैं, भले ही मैं 1-2 दिन एक्स्ट्रा लगाऊंगा, बट आई वांट कि आप सब टोटल इनकम की प्रॉब्लम मेरे साथ इधर सॉल्व करें। समझ में आ रही बात? तो वो चीज़ रहेगा। कल सैटरडे है, कल छुट्टी है, आप लोग को प्री कम्युनिकेट करके रख रहा हूं मैं, राइट? संडे का क्या है वो मेरे को नहीं पता अभी। रीज़न, अगर कल यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी वर्क कंप्लीट हो गया तो वी कैन डू ऑन संडे,
राइट, फिर वो एक्स्ट्रा रहेगा, वो मेरे को बोलने का जरूरत नहीं है आपको। बट अगर संडे के दिन यहाँ पे वर्क नहीं हुआ सो डोंट वरी, हम मंडे से आगे उसको कंटिन्यू कर लेंगे। ये 2 दिन या 1 दिन जो भी आपको मिलता है, इसके अंदर में जो आपका बैकअप है पीजीबीपी के पूरे क्वेश्चन करने का बहुत अच्छा टाइम है। ये अज्यूम कर लेना कि भैया 2 बजे से 4 बजे तक के लेक्चर है, तो ये 2 घंटे में जैसे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो वैसे क्वेश्चन सॉल्व करके कर लेना। जितना पीजीबीपी का प्रैक्टिस हो जाएगा उतना अच्छा। समझ में आ रही बात? जितना पीजीबीपी का प्रैक्टिस, मतलब ये बहुत अच्छी भी बात है कि आपको यहाँ पे ब्रेक मिल जाएगा आपको करने का, और आपको भी पता है मेन अटकती है गेम पीजीबीपी में, तो उतना सॉल्व कर करके खत्म कर देना। तो ये बहुत अच्छी चीज है कि फास्ट ट्रैक में ये ब्रेक आएगा। समझ में आ रही बात? तो इसको भरपूर यूटिलाइज करना, मत इसको गवाना। राइट, चलिए 44AD 44AD डन। चलो सर टेस्ट शेड्यूल देने वाले थे सर, नहीं हुआ, बन के तैयार है, मेरे पास फाइल नहीं आया। मतलब आपका ये भी बता दूं, पूरा स्केड्यूल बन के तैयार है। मैं टीम को बोलूंगा मेरे को बस फाइल प्रोवाइड कर दे और मैं ही अपलोड कर दूंगा। पहला टेस्ट अगर मैं गलत नहीं हूं तो 13 फरवरी को आ रहा है, ठीक है। 13 फरवरी को आपका पहला टेस्ट आ रहा है, बेसिक का ही है, बेसिक टैक्स कैलकुलेशन का ही है। तो पहला टेस्ट उस दिन आ रहा है, और उसके बाद आपके बाकी के टेस्ट है। राइट, ये जो टेस्ट है ये अपार्ट फ्रॉम क्लास है, ऐसा नहीं है कि क्लास नहीं है और टेस्ट है, ये अपार्ट फ्रॉम क्लास है जो आपको देने हैं। समझ में आ रही बात? चलो जी, 44AD प्रिजम्पटिव इनकम। अब ये सेक्शन क्या है पहले ये समझ लो, तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये गेम क्या चल रहा है। प्रिजम्पटिव इनकम का मतलब क्या होता है दोस्त? लॉ प्रिज्यूम कर रहा है इतना पीजीबीपी होगा आपका। सो देखिए, जो छोटे बिजनेसमैन थे, राइट, जो छोटे बिजनेसमैन थे, इनकी एक डिमांड थी निर्मला दीदी से, फाइनेंस मिनिस्टर्स से। एज ऑफ नाउ निर्मला दीदी, इनकी एक डिमांड थी, उन्होंने कहा कि यार देखो ये पीजीबीपी बड़ा लेंदी हो जाता है, हमें बार बार सोच करके करना पड़ता है क्या अलाउ क्या डिसअलाउ, क्या अलाउ क्या डिसअलाउ। प्लस एक जो छोटा बिजनेसमैन है वो इतने बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन कर, बिल मेंटेन कर, बुक्स मेंटेन कर, ये नहीं कर सकता। आप समझ के देखिए, अब मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूं। अंडरस्टैंड अ पर्सन हु इज सेलिंग टी और नाश्ता एट प्रेस्टीज पॉइंट। आप सभी को पता है कि उसके पास 15 या 20 मिनट का टाइम होता है, या जो एक छोटी सी गाड़ी लगा रहा है उनके पास इतना टाइम नहीं होता, वो अपने कस्टमर को ही हैंडल कर ले, यही बहुत है। अब कोई बुक्स ऑफ अकाउंट्स नहीं, कोई बिलिंग नहीं, पर इनकम तो ये लोग जनरेट कर रहे हैं। इनको अगर नया बिजनेस करने के लिए लोन भी लेना है तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स तो चाहिए ही चाहिए। ऐसे केस में वो व्यक्ति बोलता है देखो यार हमको इतने लफड़े में नहीं पड़ना, आप कोई क्विक सोल्यूशन दो जिससे काम हो जाए। मतलब हमको इतने कैलकुलेशन में नहीं पड़ना, क्विक बताओ क्या चाहिए। यस, तो उन्होंने एक सॉल्यूशन निकाला। उन्होंने बोला देखो हम टर्नओवर का एक परसेंटेज प्रिज्यूम कर लेते कि तुम्हारा पीजीबीपी है, मतलब देयर विल बी एन अजम्पशन, टर्नओवर इनटू परसेंटेज स्ट्रेट अवे पीजीबीपी, कोई ऐड लेस के लफड़े नहीं। टर्नओवर इनटू परसेंटेज इज इक्वल टू पीजीबीपी। यस बेटा, उसको बोल मोबाइल अंदर रख दे बेटा, इधर ध्यान दे, उसको बाद में यूज करना। सो टर्नओवर इनटू परसेंटेज इज इक्वल टू व्हाट? पीजीबीपी। खत्म, कोई एकदम क्विक डिसीजन। तो यहां पे ये डिस्कशन नहीं होगा कि ये अलाउ है कि नहीं, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही कि नहीं, खत्म। टर्नओवर इनटू परसेंटेज, गेम ओवर। हालांकि ये बेनिफिट हर तरीके के एसएससी को नहीं मिला, ये बेनिफिट सिर्फ 3 एसएससी को मिला, इंडिविजुअल, एचयूएफ, फर्म, एलएलपी को भी नहीं। वेट अ मोमेंट, बात उन दिनों की है जब हम बेसिक्स में थे, और बेसिक्स में जब हम पर्सन की डेफिनेशन पढ़ रहे थे, देखिए यहां पे आपने कुछ एक्सक्लूड लिखा है। फर्म जनरली इंक्लूड्स एलएलपी एक्सेप्ट फॉर सेक्शन 44AD। आप भूल गए, मैं नहीं भूला, एक वादा पूरा हुआ। तो आप भूलेंगे, मैं नहीं भूलूंगा, टेंशन नहीं लेने का। इसीलिए अगर आप यहां आके देखेंगे मेरा बच्चा, इसलिए आप यहां आकर के देखेंगे ये सेक्शन सिर्फ 3 लोगों को है, इंडिविजुअल, एचयूएफ, फर्म, नॉट एलएलपी। ये बेनिफिट उन्हीं लोगों को एप्लीकेबल है जिनका टर्नओवर 2 करोड़ के ऊपर नहीं जा रहा। ये बेनिफिट उन्हीं लोगों को एप्लीकेबल है जिनका टर्नओवर 2 करोड़ के ऊपर नहीं जा रहा। तो कितना परसेंट पीजीबीपी माना जाएगा? 8% ऑफ टर्नओवर इज पीजीबीपी। मतलब सपोज इफ द टर्नओवर इज 1 करोड़, 1 करोड़ इंटू 8% इज इक्वल्स टू पीजीबीपी, गेम ओवर। ये बाकी के जितने सेक्शन है अज्यूम टू बी सेटिस्फाइड, दिस विल बी अज्यूम टू बी सेटिस्फाइड। ये अज्यूम्ड है कि सारे के सारे कंप्लीट हो चुके हैं। यस और नो? यस। अच्छा जी सर। सो पहला, एसएससी मस्ट बी रेसिडेंट, नॉन रेसिडेंट को ये बेनिफिट नहीं दे रहे। इंडिविजुअल, एचयूएफ, फर्म, नॉट एलएलपी। क्या बोला बेटा?
नॉट LLP। तो सिर्फ 3 ही लोगों को ये बेनिफिट अलाउड है। हु हैज नॉट क्लेम डिडक्शन अंडर 10 डबल ए 80 IA to 80 IE, ठीक है। हुज टर्नओवर डज नॉट एक्सीड 2 करोड़, हुज टर्नओवर डज नॉट एक्सीड 2 करोड़। क्लियर है मालिक? अच्छा जी, कौन सा बिजनेस होना चाहिए? एनी बिजनेस एक्सेप्ट सी गैप, एनी बिजनेस एक्सेप्ट सी गैप, एनी बिजनेस एक्सेप्ट सी गैप। सर सी कमीशन, गुड ट्रांसपोर्ट एजेंसी, एजेंसी एंड प्रोफेशन, राइट? क्योंकि गुड ट्रांसपोर्ट एजेंसी के लिए 44 AE है, प्रोफेशन के लिए 44 ADA है। क्लियर है? अच्छा जी सर। सो एसएससी मस्ट बी इंडिविजुअल, HUF फर्म, he should be resident, turnover does not exceed 2 करोड़। प्रिजम्पटिव इनकम कितना माना जाएगा? हायर ऑफ, हायर 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 ऑफ एक्चुअल डिक्लेयर्ड। एक्चुअल डिक्लेयर्ड मतलब जितना प्रॉफिट आपने P&L में क्लेम किया है, और प्रिस्क्राइब परसेंटेज। सो व्हाट इज प्रिस्क्राइब परसेंटेज? जनरली 8%, जनरली 8%। हालांकि अगेन निर्मला सीतारमन जी ने वही कैश को डिमोटिवेट करने के लिए कहा, कैश को डिमोटिवेट करने के लिए कहा कि भैया हम 8% की जगह 6% लेंगे, हम कम प्रिज्यूम करेंगे। यस, अगर 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 तुमने पेमेंट अकाउंट पे, चेक ड्राफ्ट, TCS या अदर इलेक्ट्रॉनिक मोड से लिया, तो उन्होंने कहा कि आप पेमेंट अप्रूव्ड मोड में ले लो, हम 6% कर देते, खत्म। मोटिवेट किया लोगों को कैशलेस इकोनॉमी की तरफ जाने के लिए। आर यू गेटिंग द पॉइंट? मोटिवेट किया उन्होंने लोगों को क्या के जाने के लिए? कैशलेस इकोनॉमी में जाने के लिए। क्लियर है मालिक? सो 1 2 3 स्टार्ट। एसएससी कौन होना चाहिए? सेक्शन इंपॉर्टेंट है इसलिए 10 बार रिपीट। एसएससी कौन होना चाहिए? टर्नओवर कितने से ऊपर नहीं होना चाहिए। कंपनी ये सेक्शन का बेनिफिट ले सकती है, LLP ले सकती है, ट्रस्ट ले सकती है, HUF ले सकता है, इंडिविजुअल ले सकता है, फर्म ले सकता है। क्लियर है? टर्नओवर डज नॉट एक्सीड। GTA वाला इस बिजनेस का बेनिफिट ले सकता, प्रोफेशन वाला ले सकता नहीं। व्हाट इज द PGBP? टर्नओवर इनटू 8%, 8% की जगह 6% इफ द पेमेंट इज रिसीव्ड इन अप्रूव्ड मोड। क्लियर है मालिक? सर, you know, I really want to have one question. Okay, बोलो। नो आई मीन आप बताएंगे, सवाल पूछ। सर सी, हाफ पेमेंट आई हैव रिसीव फ्रॉम कैश एंड हाफ पेमेंट आई हैव रिसीव फ्रॉम चेक, व्हाट टू डू? आई लाइक, आई मीन 8 or 6? पता है आपने क्या किया? लड़की पे ध्यान दिया, कॉन्सेप्ट पे नहीं। हाइट तो ये थी, लड़कियों ने भी लड़की पे ही ध्यान दिया। यहां तक आ गया मालूम, वो तो बोल नहीं रहा हूं मैं। वापस ध्यान से सुनो, ठीक है? तुम ना बुलाती है मगर जाने का नहीं, तुमने धंधे पे ध्यान देने का। मेरे को ये सब करना पड़ता है क्योंकि पढ़ाई को जॉयफुल बनाना होता है, बराबर है? सब लोग कहते हैं स्टडी हार्ड, स्टडी हार्ड, स्टडी हार्ड। हर चीज हार्ड करना जरूरी नहीं, कुछ चीज जॉयफुल भी ठीक लगती है। कुछ चीज जॉयफुल रही यही ठीक लगती है। समझ में आई बात? चलो वापस से। हाँ, तो दीदी आई, दीदी ने कहा सर आई रियली वांट टू आस्क यू वन थिंग, मुझे हाफ पेमेंट कैश में मिला, हाफ पेमेंट चेक में मिला, नाउ आई शुड टेक 6% और 8% और अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ? Combination of both. There are only 3 options. I should take 8%, I should take 6% or I should take both. दीदी ने 3 ही ऑप्शन दिए, बोलो जल्दी से क्या करना है? 8. How many people 8? Please raise your hand. 8. Good. Very good. How many people 6? How many people both? और जिनने नहीं उठाया उनके कहां बिजी है? And the answer is and the answer is 8
8 and 6 बोथ। सी, आप समझे ही नहीं, आप 2 मिनट में जवाब दे सकते थे। गिवन एन ऑप्शन, लड़की को बोला जाए ये ब्लैक है और ये डार्क ब्लैक है, वो दोनों लेगी। अरे मेरा कहने का मतलब है लड़कियों के पास क्या है, कलर ऑप्शंस होते हैं। अब लड़कों को पूछोगे ब्लैक और ब्लैक में क्या सिलेक्ट कर, लड़के का सॉर्टेड है ब्लैक, लड़कियों में ब्लैक में भी 7-8 कलर है ना, ज्यादा है। लड़कियों ब्लैक कितने प्रकार के होते हैं बताओ? एक होता है डार्क ब्लैक, एक ही ब्लैक होता है। अच्छा, बहुत बढ़िया। हाँ, पिंक में बहुत शेड्स है, ब्लैक में नहीं है। गलत बोल रहे हो यार। डार्क ब्लैक, लाइट ब्लैक, जेड ब्लैक, और वो हाँ वेंटा ब्लैक, कार्बन ब्लैक। समझ रहे हो बात को? समझ रहे हो तुम? लड़कों जीवन में ब्लैक कितने प्रकार के होते हैं? ब्लैक। खत्म हो गया विषय। सो गिवन, अगर लड़की ये सवाल पूछ रही है तो आपने तो डाउट करना ही नहीं चाहिए था। लड़की अगर ये सवाल पूछ रही है कि 6 और 8, शी मीन्स वो बोथ लेगी। यस, ऐसा नहीं होगा कि उसने राइट इंडिकेटर दिखाया तो लेफ्ट मुड़ेगी, जरूरी नहीं है, कई बार वो स्ट्रेट भी जा सकती है। यस और नो? चलिए मेरा बच्चा, सो बताइए, हाफ टर्नओवर इज इन कैश एंड हाफ टर्नओवर इज इन अकाउंट पे। सो आपको जो अकाउंट पे वाला पार्ट आया बेटा उस पे 8% निकालना है और जो कैश है उस पे 6% निकालना है। समझ में आई बात? सो चलो, अकाउंट पे वाले पे 6 एंड कैश पे 8। प्लीज राइट डाउन यहां पे स्पेस करके, इफ कैश एंड चेक बोथ रिसीव्ड calculate separately। डन है बेटा? चलो, तो 6 एंड 8 आप सेपरेट निकालेंगे। दूसरी बात ध्यान से सुनिए, जब आप इस सेक्शन को ले रहे हैं याद रखिएगा, अगर आप सेक्शन 44 एडी में अपनी इनकम दिखाते हैं तो एडवांस टैक्स मैंडेटरी है। अगर आप अपनी इनकम 44 एडी में दिखाते हैं, एडवांस टैक्स पे करना मैंडेटरी है। एडवांस टैक्स प्रिजम्पटिव इनकम के केस में साल में सिर्फ एक बार पे होता है, दैट टू ऑन 15 मार्च। तो आपको पूरा एडवांस टैक्स 100% 15 मार्च तक के पे कर देना है, राइट? अगर आप इस सेक्शन में का बेनिफिट ले रहे हैं, 30 to 38 आर डीम टू बी अलाउड। डीम टू बी अलाउड मतलब इसमें से आपको कोई फर्दर डिडक्शन मिलने वाला नहीं है, ये फाइनल पीजीबीपी है, कोई फर्दर डिडक्शन नहीं मिलने वाला है। सारे डिडक्शंस डीम टू बी अलाउड, सारे डिडक्शंस डीम टू बी अलाउड। पार्टनर्स रेम्युनरेशन नॉट अलाउड, इसमें से पार्टनर्स रेम्युनरेशन का भी बेनिफिट मिलने वाला नहीं है, जो जनरली फर्म से मिलता है। पार्टनर्स रेम्युनरेशन का भी बेनिफिट मिलने वाला नहीं है। क्लियर है मालिक? यस। नेक्स्ट, डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A अलाउड। जो चैप्टर 6A के डिडक्शन है दैट इज 80C to 80U, वो वाले मिल जाएंगे, राइट? सेट ऑफ भी अलाउड है। क्या अलाउड है बोलो जल्दी से? सेट ऑफ भी अलाउड किया गया है आपको, मतलब इस बिजनेस इनकम से कोई बिजनेस लॉस होगा आप वो सेट ऑफ कर सकते हैं। यस, तो चलिए 1 to 3 स्टार्ट। क्या एडवांस टैक्स मैंडेटरी है? यस। पीजीबीपी की कोई डिडक्शन अलाउड नहीं। चैप्टर 6A के डिडक्शन अलाउड। लॉस सेट ऑफ कर सकते हो? यस। डिडक्शन इज अलाउड अंडर चैप्टर 6A? यस। क्लियर है मालिक? अच्छा, अब हुआ क्या जरा ध्यान से सुनिएगा। क्या होता था, लोग बहुत फ्रीक्वेंटली इस सेक्शन में आते थे, अपने मर्जी के हिसाब से जाते थे, अपने मर्जी के हिसाब से, मतलब जब मन चाहा लोअर प्रॉफिट डिक्लेयर कर दिया, जब मन चाहा हायर प्रॉफिट डिक्लेयर कर दिया। स्ट्रीमलाइन नहीं हो रहा था। और इनकम टैक्स उन लोगों से सवाल करता था कि ऐसा कैसे होता है कि आपका हायर प्रॉफिट है और बाद में अगले साल से लोअर प्रॉफिट हो गया। वो कोई जवाब नहीं दे पाते थे। सेक्शन में रिस्ट्रिक्शन ला ली, आए हो तो 5 साल टिक के रहना। सेक्शन में रिस्ट्रिक्शन ला ली। क्या रिस्ट्रिक्शन ला ली? आए हो तो 5 साल टिक के रहना। 5 साल से पहले कभी भी आप बाहर हो गए, अगले 5 साल इधर आने का नहीं। वापस से सुन लीजिए, मैंने फर्स्ट ईयर में 44 AD लिया, सेकेंड ईयर में 44 AD लिया, थर्ड ईयर में मैं मिस कर गया बिकॉज ऑफ एनी रीजन, टर्नओवर एक्सीड हुआ एटसेट्रा एटसेट्रा, बिकॉज ऑफ एनी रीजन। थर्ड ईयर में क्या हुआ,
मेरा 44 एडी नहीं ले पाया, वो साल और आगे के 4 साल मुझे 44 एडी का बेनिफिट मिलने वाला नहीं है। तो आए हो तो कितने साल टिक के रहना, 5 साल। फिर ये नहीं बोलना पापा की याद आ रही, चाचू की याद आ रही, मेरे ब्रूनो की याद आ रही, ये सब नहीं चलेगा। सो सेक्शन मस्ट बी कंप्लाइड फॉर हाउ मेनी ईयर्स, 5 ईयर्स। सेक्शन कितने साल के लिए कंप्लाई करना पड़ेगा मेरा बच्चा, 5 साल के लिए कंटिन्यूस कंप्लाई करना पड़ेगा। कभी भी ब्रेक हुआ अगले 5 साल आने का नहीं। तो 44 एडी का बेनिफिट कंटिन्यूस 5 साल लेना पड़ेगा। अच्छा, अभी क्लास चीज पर डिस्कशन कर लेते हैं। सर देखिए, 2 मिनट आओ। Just 2 minutes. सर हुआ ये कि ये जो 5% सॉरी, ये जो 6% या 8% की अपन बात कर रहे हैं, ये जो 6% या 8% की अपन बात कर रहे हैं, ये भी बहुत हायर प्रॉफिट हो गया फॉर सम बिजनेस। क्योंकि जो होलसेल बिजनेस होते हैं, आप सोच के देखिए, वो 1% या 2% पे भी काम करते हैं। ये जो बिजनेसेस होते हैं, ये 2% पे भी काम करते हैं, 3% पे भी काम कर सकते हैं। तो उनके लिए तो बिजनेस अज्यूम कर रहा 8%, तो उनके लिए तो ये बहुत हायर प्रॉफिट हो गया। तो ये लोग भागते भागते फाइनेंस मिनिस्टर के पास गए, और उन्होंने फाइनेंस मिनिस्टर से कहा कि अगर हम लोअर प्रॉफिट पे बिजनेस करना चाहते हैं और लोअर इनकम डिक्लेयर करना चाहते हैं, तो ऑप्शन प्रॉब्लम क्या है, आप लोअर प्रॉफिट दे दीजिए हमको। अब मुझे बताइए, क्या लोअर प्रॉफिट डिक्लेयर किया जा सकता है? व्हेन आई से लोअर प्रॉफिट, आई मीन्स लेस देन 8% और 6%। आई मीन लेस देन 8% और 6%। तो क्या हम लोअर प्रॉफिट भी डिक्लेयर कर सकते हैं? एंड द आंसर इज यस। आप लोअर प्रॉफिट डिक्लेयर करना चाहते हैं, आप लोअर प्रॉफिट डिक्लेयर कीजिए, लेकिन आपको 2 कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ेगी। आप लोअर प्रॉफिट डिक्लेयर करना चाहते हैं, लोअर प्रॉफिट डिक्लेयर कीजिए। लोअर प्रॉफिट मतलब लेस देन 8%, लेस देन 6%। अगर आप लोअर प्रॉफिट डिक्लेयर करना चाहते हैं तो आपको 2 कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ेगी। आपको 2 कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ेगी। कंडीशन नंबर 1, आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मैंडेटरीली मेंटेन करने पड़ेंगे। बुक्स ऑफ अकाउंट्स मैंडेटरीली मेंटेन करने पड़ेंगे। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने क्या कहा? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कहा कि भाई साहब आप एक काम कीजिए, लोअर प्रॉफिट डिक्लेयर करो, बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन कर लो। क्या कर लो? बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन कर लो। दूसरी चीज, आप ऑडिट करवा के लेके आओ। अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट ये कह देता है कि सच में आपका लोअर प्रॉफिट है, आप ऑडिट करवा के लेके आ जाओ। उसने कह दिया हम मान लेंगे, हम मान लेंगे। तो 2 कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ती है अगर आप लोअर प्रॉफिट डिक्लेयर करना चाहते हैं। पहले अकाउंट्स मेंटेन करना है, दूसरा ऑडिट करवाना। ऑडिट भी तब करवाना है जब इनकम एक्सीड बेसिक एग्जम्पशन लिमिट। ऑडिट भी तब करवाना है जब इनकम एक्सीड बेसिक एग्जम्पशन लिमिट। आर यू गेटिंग द पॉइंट? चलिए सुनिए, मैंने 3% प्रॉफिट डिक्लेयर किया, मेरी टोटल इनकम 2 लाख है। बताइए मुझे ऑडिट करना है क्या? मैंने 3% प्रॉफिट डिक्लेयर किया, मेरी टोटल इनकम 4 लाख रुपीज है। क्या मुझे ऑडिट करना है क्या? तो ऑडिट भी तभी करवाना है व्हेन द बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ऊपर आपकी इनकम गई। से यस और नो? चलिए, यस। सो assessee can declare a lower profit. Assessee can declare a lower profit provided accounts are maintained and audit is done. Provided accounts are maintained and audit is done. यहां लिखिए audit if basic exemption limit exceed 2.5 lakh. डन है बेटा? वेट, इसका कोरिलेशन हमें टैक्स ऑडिट में भी पढ़ना पड़ेगा। नीचे आओ, आपको याद है हम कुछ छोड़ के आए हैं? बिजनेस रिफर टू इन 44 AD ADA एंड डिक्लेयरिंग लोअर प्रॉफिट एंड टोटल इनकम एक्सीड बेसिक एग्जाम। यानी 44 AD ADA के केस में जब आप लोअर प्रॉफिट डिक्लेयर कर रहे हैं एंड इनकम बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट से ऊपर गई, आपको ऑडिट करवाना है।
एक बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन पूछूं, बहुत कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, बहुत कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। हाँ जी सर, अब ठीक है, थैंक यू। बताइए, बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछूं। सपोज आई एम नॉट डिक्लेयरिंग लोअर प्रॉफिट, मैं 8% प्रॉफिट डिक्लेयर कर रहा हूं, ठीक है। माई टर्नओवर इज 1.4 करोड़, क्या मुझे टैक्स ऑडिट करानी है? हाँ या ना? सोच समझ कर जवाब दे। देखो, वापस सुनो, सारे सवाल वापस सुनो। अगर मैं लोअर प्रॉफिट डिक्लेयर करता हूं एंड इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ऊपर जाती है तो मेरे को टैक्स ऑडिट कराना है, से यस। सपोज मैं लोअर प्रॉफिट डिक्लेयर नहीं कर रहा, बट माई टर्नओवर इज 1.3 करोड़, क्या मुझे टैक्स ऑडिट करवानी है? चलिए टैक्स ऑडिट की लिमिट रिवाइज करते हैं, जबरदस्त घुमाऊंगा आपको, मजा आ जाएगा, आप भी बोलोगे रोमांसिंग द टैक्सेशन। अपना फंडा क्लियर है, पढ़ो तो हद कर दो, वरना प्रोग्राम सुन। ऑडिट करवाना है, चल 44 AD मिक्सिंग विथ 44 AB, सुन 44 AB टैक्स ऑडिट करवाने की जरूरत है इफ टर्नओवर एक्सीड 1 करोड़। 44 AD अगर आप नॉर्मल प्रॉफिट डिक्लेयर, अगर आप लोअर प्रॉफिट डिक्लेयर कर रहे हैं एंड इनकम बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट के ऊपर गई तो ऑडिट कराना है। नाउ आई हैव आस्क्ड यू थर्ड सिचुएशन, सपोज आई एम डिक्लेयरिंग नॉर्मल प्रॉफिट बट माय टर्नओवर एक्सीड्स 1 करोड़, शुड आई डू ऑडिट? विचित्र किंतु सत्य प्रश्नों का निर्माण क्या आपके समक्ष उभर गया? अच्छा चलो और स्लो चलते हैं। जनरल रूल, ठीक है, मैं मेरी नॉर्मल इनकम शो कर रहा हूं, सुन 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 100% सुन। नॉर्मल इनकम शो हुई, नॉर्मल इनकम मतलब 44 AD वाला नहीं, ठीक है। मेरा टर्नओवर इज 80 lakhs, क्या मुझे टैक्स ऑडिट करनी है? क्या मुझे टैक्स ऑडिट करनी है? नहीं। मैंने मेरी नॉर्मल इनकम शो करी, माय टर्नओवर इज 1.50 करोड़, क्या मुझे टैक्स ऑडिट करनी है? मैंने मेरी प्रिजम्पटिव इनकम शो करी, मैंने मेरी प्रिजम्पटिव इनकम शो करी, मैंने 8% का प्रॉफिट डिक्लेयर किया, माई टर्नओवर इज 1.5 करोड़, क्या मुझे टैक्स ऑडिट करनी है? क्यों? जनरल रूल, इसमें टैक्स ऑडिट करना चाहिए था, लेकिन ऐसे केस में उनने कहा टैक्स ऑडिट नहीं करना। 44 AD में देयर इज नो टैक्स ऑडिट अप टू 2 करोड़। ये एक बेनिफिट है जो प्रोवाइड किया गया है। सुन, मैंने लिखने बोला, हाथ रुक, झम्प्या, सुन। मैंने मेरा प्रिजम्पटिव इनकम दिखाया है, रुक इधर देख, प्रिजम्पटिव इनकम दिखाया है, प्रॉफिट दिखाया 4%, प्रॉफिट दिखाया 4%, मेरी इनकम है 2 लाख, क्या मुझे टैक्स ऑडिट करना है? नहीं। मैंने प्रिजम्पटिव इनकम दिखाया, प्रॉफिट दिखाया 4%, मेरी इनकम है 8 लाख। अब पूरा क्लैरिफिकेशन आ गया? पक्का? तो क्या मैं कह सकता हूं 44 AD का केस, अगर आप नॉर्मल प्रॉफिट दिखा रहे, अगर आपका नॉर्मल प्रॉफिट दिखा रहा है 2 करोड़ तक के टर्नओवर, टैक्स ऑडिट आता नहीं, इवन दो जनरल रूल इज 1 करोड़। ये एक बेनिफिट है, क्योंकि छोटा व्यापारी 44 AD में आया ही इसलिए था कि उसको इतने झंझट में जाना नहीं है।
तो उसके लिए लिमिट 1 करोड़ की 2 करोड़ की गई है। तो क्या मैं रुक, क्या मैं कह सकता हूं टैक्स ऑडिट की लिमिट 1 करोड़ भी है, 2 करोड़ भी है, 10 करोड़ भी है? हेलो, क्या मैं कह सकता हूं टैक्स ऑडिट की लिमिट, जनरल लिमिट 1 करोड़, 44 एडी के केस में 2 करोड़, और जनरल केस में ही अगर कैश पेमेंट एंड कैश रिसीट की कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो 10 करोड़। सॉर्ट हो गया, लिख दो। पेज नंबर 16 खाली है। बोल के बताऊं लिखा क्या है? चलो पहला केस, नॉर्मल इनकम शो किया, टर्नओवर 80 लाख, टैक्स ऑडिट नो। बुक में लिखो जानबूझ के 44 एबी के नीचे, रजिस्टर में मत लिखो, नोट्स में लिखो 44 एबी के नीचे। डन, चेक चेक। नॉर्मल इनकम शोन, टर्नओवर 80 लाख, टैक्स ऑडिट नो, क्योंकि टर्नओवर ही 1 करोड़ के ऊपर नहीं जा रहा। सेकेंड, नॉर्मल इनकम टर्नओवर 1.5 CR, टैक्स ऑडिट यस। प्रिजम्पटिव इनकम 8% प्रॉफिट, टर्नओवर 1.5 करोड़, टैक्स ऑडिट नो। 44 AD नो टैक्स ऑडिट अप टू 2 करोड़। फोर्थ, प्रिजम्पटिव इनकम 4%, मतलब लोअर प्रॉफिट शो कर रहा है पर इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ऊपर नहीं है, नो टैक्स ऑडिट। लास्ट, प्रिजम्पटिव इनकम लोअर प्रॉफिट, इनकम 8 लाख है, बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ऊपर है, टैक्स ऑडिट यस। इज दैट डन? खत्म, टाटा, बाय बाय, गुड बाय। इज दैट डन? इधर दिखाऊं, चलिए। सो 44 AD अभी हमने पढ़ा है, इसके ऊपर क्वेश्चन बाकी है। अगले लेक्चर के अंदर में हम इसके ऊपर क्वेश्चन देखेंगे। अगला लेक्चर लास्ट लेक्चर होगा पीजीबीपी का, ठीक है? इट टेक अस 5 days टू कंप्लीट पीजीबीपी। डन मालिक? डन। सो मिलूंगा आपसे अगले लेक्चर के अंदर में, तब तक आप अपने ख्याल रखिए, परिवार का ख्याल रखिए। बाय बाय एंड टेक केयर। बाय बोलो बच्चों।